गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आप जान रहे हो, ग्रामीण विकास में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक टॉपिक है। और इस टॉपिक को हम लोग लगभग क्या करेंगे, 200 प्लस प्रश्न बनाकर इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर देंगे। चाहे अधिनियम से संबंधित अध्याय से क्वेश्चन आए, धाराओं से क्वेश्चन आए, या फिर आपके उसके अंदर का जो डिटेलिंग है या अनुसूची से क्वेश्चन आ जाए, या उसके अंदर के डिटेलिंग से क्वेश्चन आए, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो आज के सेशन में जो हम करने वाले हैं ना, बिल्कुल मजा आ जाएगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चे लाइव आ गए हैं, एक बार वीडियो को क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे। और एक जरूरी सूचना है आप सभी के लिए, क्योंकि हम सूचना का अधिकार अधिनियम पढ़ रहे हैं, तो एक जरूरी सूचना आप समझ लो। मेरे नाम से या हमारे एकेडमी के नाम से अगर कहीं पर ऐसा मैसेज होता, जान रहे हो आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत होते हैं कि सर को जरूरत है पैसे का, इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो ये सब फ्रॉड से बचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं कभी आपको इस तरह का मैसेज नहीं करूंगा कि मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे पैसे भेज दो, है ना, क्योंकि कमी तो है नहीं वैसे भी। ठीक है, तो मैं कभी इस तरह का मैसेज करूंगा भी नहीं। ठीक है, तो वो सब क्या होता है, ऑनलाइन फ्रॉड आजकल जान रहे हो बहुत ज्यादा हो गया है। तो इस चीज का ध्यान रखें, अवेयर रहें इस चीज के लिए कि कभी भी आपके टीचर या कोई आपका रिश्तेदार आपको डायरेक्ट उस तरह से मैसेज करके कभी पैसा नहीं मांग सकता, है ना। जिसको जरूरत रहता है वो सामने से मांग लेता है, ऐसा है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल, बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज था कि सर टेलीग्राम नहीं मिल रहा है हमको, तो उसका लिंक जो है वो आपको चैट बॉक्स में दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी रहता है टेलीग्राम का लिंक। और एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो उसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में रहता है। तो एक बार जय माता दी, जय हिंद टाइप कर दो और हम लोग सूचना का अधिकार अधिनियम चालू करते हैं। ठीक है, तैयार सबके सब? चलो, पहला प्रश्न है, इस अधिनियम में कितने अध्याय हैं? तो देखो, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इस पे पूरा डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और इस अधिनियम में जो अध्यायों की संख्या है वो है 6। टोटल कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय, 1 2 3 4 5 6। वैसे तो आप लोग पढ़ लिए होंगे, मजा आएगा वैसे, है ना। इस अधिनियम में धाराओं की कुल कितनी संख्या है? तो 6 अध्याय हैं, और इसमें जो धाराओं को बांटा गया है, कुल 31 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं भाई? कुल 31 धाराएं हैं। ठीक है, तो 6 अध्याय है और 31 धाराएं हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचना का अधिकार और लोक अधिकारियों की बाध्यताओं का उल्लेख किस अध्याय में? देखो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, यहां पर अध्याय लिखा है कि धारा लिखा है, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सूचना का अधिकार और लोक अधिकारियों की बाध्यताओं का उल्लेख कौन से अध्याय में है? तो ये है अध्याय 2 में है। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अध्याय 2। याद रखना, अध्याय 1 में धारा, अध्याय 1 में धारा 1 और 2 है। ठीक है, अध्याय 1 में धारा 1 और 2 है। वहीं पर हम अध्याय 2 की बात करें तो अध्याय 2 में धारा 3 से 11 है। याद रखेंगे, धारा कितना है भाई? 3 से 11। अध्याय 2 धारा 3 से 11। ठीक है, और हर धारा से संबंधित जो प्रश्न आ सकते हैं वो मैं पूरा आपको कराऊंगा। तो सब तैयार है? बिल्कुल ठीक है, जय माता दी के साथ तैयार है। हाँ, एक सवाल था, शुरू में ही सवाल पूछोगे भाई कि क्वेश्चन करा लेने दोगे? बताओ, चलो आप कभी आपकी फैमिली, चलो बता दो क्या क्या सवाल है ना। और मैसेज में पिन है भाई टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है। क्या सवाल है भाई? छत्तीसगढ़ में कितने पंचायत हैं? छत्तीसगढ़ में 33 जिला पंचायत। कितने जिला पंचायत है? 33। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय सूचना आयोग का वर्णन किस अध्याय में है? क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय सूचना, देखो एक केंद्रीय सूचना आयोग होगा और एक होगा आपका राज्य सूचना आयोग। ठीक है, एक होगा आपका केंद्रीय सूचना आयोग और एक होगा आपका राज्य सूचना आयोग। तो केंद्रीय सूचना आयोग का वर्णन अध्याय 3 में है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, अध्याय पूछा है कि धारा पूछा है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आसान क्वेश्चन रहेगा तो गलती की संभावना हो सकती है यहाँ पे।
तो याद रखना केंद्रीय सूचना आयोग का वर्णन अध्याय 3 में है। कहां है भाई? अध्याय 3 में है, ठीक है। और अध्याय 3 जो है, अध्याय 3 में अगर धारा की बात करें तो ये है 12, 13, 14, 3 धारा है, याद रखना 12, 13, 14, तीनों से जो प्रश्न आ सकते हैं वो हम अभी बनाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अध्याय 1 पढ़ लिया हमने, प्रारंभ। अध्याय 2 हमने पढ़ लिया, लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं। अध्याय 3 हमने पढ़ लिया, केंद्रीय सूचना आयोग। वैसे ही अध्याय 4 में दिया हुआ है राज्य सूचना आयोग। तो टोटल 6 अध्याय हैं। पहला प्रारंभ, दूसरा लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं, तीसरा केंद्रीय सूचना आयोग और चौथा राज्य सूचना आयोग, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 4 अध्याय हो गए। 5वां अध्याय, सूचना आयोग की शक्तियों का उल्लेख किस अध्याय में है? तो 5, अध्याय 5 में सूचना आयोग के शक्तियों का उल्लेख है। और अध्याय 6 जो है वो है प्रकीर्ण, मिसलेनियस, वो है अध्याय 6। याद रखेंगे, अध्याय 1 प्रारंभ, अध्याय 2 लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं, अध्याय 3 केंद्रीय सूचना आयोग, अध्याय 4 राज्य सूचना आयोग। ये हो गया 4 उंगली। अब इधर से अध्याय 5, अध्याय 5 क्या है? सूचना आयोग की शक्तियां और उल्लेख, शक्तियां और कार्य का उल्लेख। और अध्याय 6 में है मिसलेनियस, प्रकीर्ण, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा और समझ बूझ कर पढ़ना चाहें तो कुछ इस तरह से पढ़ सकते हैं, बताता हूं, है ना। क्या थोड़ा बहुत नोट कर लो, ऐसा नोट तो किया ही होगा, ऐसा नहीं है। अध्याय 1, अध्याय 1 है प्रारंभ, कोई भी अध्याय हो प्रारंभ ही होता है। अध्याय 2 की बात करें, चलो बता दो अध्याय 2 में क्या है? तो अध्याय 2 में है बाध्यता, बाध्यताएं, है ना, बाध्यताएं, लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं। अध्याय 3, अध्याय 3 में क्या है भाई? तो केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है। अध्याय 4 राज्य सूचना आयोग, ठीक है, राज्य सूचना आयोग। अध्याय 5 सूचना आयोग की शक्तियां, ठीक है। अध्याय 5 में क्या है भाई? सूचना आयोग की शक्तियां। और अध्याय 6 में है, अध्याय 6 प्रकीर्ण, मिसलेनियस। तो इस तरह से टोटल 6 अध्याय हैं, जिसमें अगर हम धाराओं की बात करें, ठीक है, अगर हम इसमें क्या करें, धाराओं की बात करें, तो पहले अध्याय में धारा है 1 और 2, दूसरे अध्याय में धारा है 3 से 11, तीसरे अध्याय में है 12, 13, 14, बोलो 12, 13, 14, चौथे अध्याय में धारा है 15, 16, 17, 15, 16, 17, पांचवें अध्याय में धारा है 18 से 20 और छठवें अध्याय में धारा है 21 से 31। तो इस तरह से सूचना का अधिकार अधिनियम में 6 अध्याय, 31 धाराएं और 2 अनुसूचियां हैं। 6 अध्याय, 31 धाराएं और 2 अनुसूचियां हैं, याद रखना, ठीक है। चलो ठीक, चलो इसी में हम अभी आगे बढ़ेंगे, है ना। इसको मैं इसलिए लिख कर बता रहा हूं, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। चलो, सूचना आयोग में शक्तियों का उल्लेख कौन से अध्याय में है? तो अध्याय 5 में है। नेक्स्ट, इस अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब मिला? तो आप जानते हो सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी 15 जून 2005 को। याद रखना 15 जून 2005, ये तो क्लियर है ना, बिल्कुल। हाँ चलो बहुत बढ़िया, 15 जून 2005। बफरिंग तो नहीं हो रहा है ना? बताओ। क्लास बफरिंग तो नहीं हो रहा है ना? ठीक है, सब ओके? ठीक है, जब सब ओके है तो
चलो आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के संबंध में सही नहीं है। क्या सही नहीं है इस अधिनियम के संबंध में? यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में लागू है। यह 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। इसमें 31 धाराएं हैं। इसमें अध्यायों की संख्या कुल है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में लागू है, यही गलत है, क्योंकि ये भारत के सभी राज्यों में लागू है। तो यही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? गलत। आंसर लेंगे हम ऑप्शन ए। ठीक है, आंसर क्या लेंगे हम? ऑप्शन ए। चलो ठीक है, तो याद रखना 15 जून का डेट आप याद रखना, क्योंकि इसी दिन आपका एग्जाम भी है एडीओ का, और इसी दिन राष्ट्रपति द्वारा क्या मिला था? स्वीकृति मिला था। तो आपका एडीओ का एग्जाम भी उसी दिन है और उसी दिन राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिलती। यह अधिनियम भारतीय गणराज्य बनने के कितने वर्षों बाद पश्चात लागू हुआ? तो भारतीय गणराज्य, भारत गणतंत्र कब बना? 1950 में। भारत जो है वो गणतंत्र कब बना? तो भारत गणतंत्र बना था 1950 में। ठीक है, और 1950 के बाद 2005 में ये लागू हुआ। तो लगभग आप बोल सकते हो 56 वर्षों का अंतराल रहा। 56 वर्ष पश्चात गणतंत्र के ये अधिनियम लागू किया गया। अधिनियम के प्रारंभिक जानकारी का उल्लेख किस धारा में है? तो प्रारंभिक जानकारी का उल्लेख जो है वो धारा 1 में है। ठीक है, किसमें भाई? धारा 1 में है, क्योंकि अध्याय 1 प्रारंभ और धारा 1 प्रारंभ। तो अध्याय 1 भी प्रारंभ होगा, धारा 1 भी क्या होगा? प्रारंभ होगा। ठीक है, अध्याय 1 प्रारंभ और धारा 1 प्रारंभ। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बताओ भाई, क्वेश्चन में आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बता दो, अधिनियम के प्रमुख शब्दों की परिभाषा का उल्लेख किसका भाई? परिभाषा का उल्लेख किस धारा में है? चलो बता दो, परिभाषा का उल्लेख किस धारा में है? जल्दी से बता दो, परिभाषा का उल्लेख किस धारा में? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सबके सब, मजा आ जाएगा। आज का सेशन जोरदार रहने वाला है, बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो बता दो अधिनियम का उल्लेख किस धारा में है? धारा 2। वेरी गुड, आप सभी का आंसर जो है बिल्कुल सही है। इस अधिनियम का उल्लेख जो है वो धारा 2 में है। इस अधिनियम का उल्लेख जो है वो धारा 2 में है। सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करने हेतु किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार का जो प्रावधान है, इसको करने के लिए किस धारा में प्रावधान किया गया है? जल्दी बताओ भाई, जो बताएगा आंसर उसको आइसक्रीम मिलेगा मस्त। बता दो आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12, सूचना का अधिकार प्रदान करने हेतु किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो धारा 3 में प्रावधान किया गया है सूचना का अधिकार प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट, लोक अधिकारियों की बाध्यताओं का उल्लेख किस धारा में है? लोक अधिकारी की बाध्यताओं का उल्लेख किस धारा में है? धारा 3, 6, 4 या 8? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। आप लोग भी क्लास करते करते खाते पीते रहते हो, मैं थोड़े ना मना करता हूं कि मत खाओ भाई। हम्म
आंसर है धारा 4। आंसर क्या है? धारा 4। लोक सूचना अधिकारियों के पद नाम के संबंध में, पद नाम याद रखना, लोक सूचना अधिकारियों के पद नाम के संबंध में कौन से धारा में प्रावधान है? तो पद मतलब पैर, और पैर में कितनी उंगलियां होती है? अब 10 मत बोल देना, एक पैर में 5 उंगली होती है। आपका 10 होगा तो बता सकते हो वैसे, लेकिन एक पैर में 5 उंगली होती है, इसीलिए याद रखना पद नाम का उल्लेख धारा 5 में है। पद नाम का उल्लेख धारा 5 में है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूचना अभिप्राप्त करने हेतु अनुरोध किस धारा के तहत किया जाता है? सूचना प्राप्त करने हेतु अगर अनुरोध की बात करें कि सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध किस धारा के तहत किया जाता है, तो यह किया जाता है धारा 6। वेरी गुड, सही आंसर। सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध, तो अनुरोध किया जाएगा धारा 6 के तहत। तो अनुरोध मतलब 6, ऐसे दिमाग में सेट कर लो, अनुरोध मतलब 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत प्राप्त अनुरोध का निपटारा किस धारा के तहत किया जाएगा? तो धारा 7 के तहत किया जाएगा। जितने लोग भी आंसर ए ले रहे हो बिल्कुल सही आंसर है। अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत प्राप्त अनुरोध का निपटारा धारा 7 के तहत किया जाएगा। सूचना प्रकटीकरण से वर्णन का उल्लेख, सूचना प्रकटीकरण, ध्यान से देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, सूचना प्रकटीकरण। चलो बता दो क्या होगा आंसर। सूचना प्रकटीकरण, देखो प्रकटीकरण मतलब 8, और पृथक्करण अगर बोल देगा, पृथक्करणीयता, प्रकटीकरण का मतलब धारा 8 याद रखना, और पृथक्करणीयता बोलेगा तो धारा 10 याद रखना। दो चीज को मिलाकर याद रखो, प्रकटीकरण का मतलब धारा 8 और पृथक्करणीयता का मतलब धारा 10। क्लियर मामला? चलो आगे बढ़े प्रश्नों में, ठीक है। किस धारा के तहत पृथक्करणीयता का उल्लेख है? तो धारा 8 मतलब सूचना प्रकटीकरण, और 10 का मतलब होगा पृथक्करणीयता। धारा 10, ये धारा लिखा हुआ उसको धारा समझ लेना है ना, सुधार के अपलोड कर दूंगा फाइल को, चिंता मत करो। पर व्यक्ति सूचना का उल्लेख किस धारा में है? अगर किसी तीसरे पक्ष का आपको सूचना चाहिए तो उस पर व्यक्ति सूचना का उल्लेख किस धारा में है? वेरी गुड, सही आंसर धारा 11। धारा 11, 11 मतलब 1 और 1 11, तो 1 और 1 कितने हो गए? 11 हो गए ना, और 1 और 1 मिला के कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। तो यहाँ पे पर व्यक्ति के बारे में, तीसरे व्यक्ति के बारे में मतलब 1 और 1, एक व्यक्ति और एक व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति को छोड़ दिया जाए तो क्या कहलाएगा? पर व्यक्ति। तो धारा 11, केंद्रीय सूचना आयोग, याद रखना केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में धारा 12, 13 और 14, ये तीनों को ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि धारा 12, 13, 14 जो है ये तीनों केंद्रीय सूचना आयोग के तहत है, केंद्रीय सूचना आयोग वाले अध्याय में है। और ये अध्याय है अध्याय 3, याद रखना अध्याय 3 में केंद्रीय सूचना आयोग है, जिसमें धारा 12, 13, 14 है। सेम अध्याय 4 में राज्य सूचना आयोग है, अध्याय 4 में राज्य सूचना आयोग है, जिसमें सेम चीजें दिया हुआ है धारा 15, 16, 17 में। धारा 15, 16, 17 मतलब 11 तक के धाराओं का दिक्कत है, 12, 13, 14 आराम से याद हो जाएगा,
15, 16, 17 भी आराम से याद हो जाएगा, 18, 19, 20 भी याद हो जाएगा। मैं सारे धाराओं को आपको याद करा दूंगा। पद नाम याद है ना, 5। अनुरोध मतलब 6, याद आया। प्रकटीकरण 8, पृथक्करणीयता 10, याद आया। हाँ, और एक निकल गया, दूसरा भी निकल गया, तो तीसरे पक्ष मतलब पर व्यक्ति का सूचना अगर चाहिए तो धारा 11। ठीक है, तो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन याद रखना धारा 12 में है। केंद्रीय सूचना आयोग का जो गठन है वो धारा 12 में है। वैसे ही केंद्रीय सूचना आयोग के अधिकारियों की पदावधि और शर्तें का उल्लेख किसमें है, बता दो। मामला समझ में आ गया होगा। केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित अगर धारा पूछे तो 12, 13, 14 बस याद रखना है। गठन 12 में है, पदावधि और शर्तें धारा 13 में है, और मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को हटाए जाने का प्रावधान जो है वो 14 में है। तो 12 में है गठन, 13 में है पदावधि और शर्तें। पहले गठन करेंगे, फिर उनका पदावधि और शर्त बताएंगे, और अगर वो शर्त ना माने, है ना, 12 के तहत गठित करेंगे, 13 के तहत उनके अवधि और शर्त बताएंगे, और अगर वो उन शर्तों को पूरा ना करे, शर्त ना माने, तो 14 के तहत उनको हटा देंगे। राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को हटाए जाने का जो प्रावधान है वो धारा 14 में है। तो 12 में गठन, 13 में पदावधि और शर्तें बताएंगे उनको, और 14 में अगर नहीं मानते हैं तो 14 के तहत उनको हटा देंगे। सेम कहानी आपका आएगा 15, 16, 17 में राज्य सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग मतलब पूरा भारत, केंद्रीय सूचना आयोग मतलब पूरा भारत, राज्य सूचना आयोग मतलब एक एक राज्य में राज्य सूचना आयोग है, अलग अलग राज्यों में। ठीक है, राज्य सूचना आयोग का गठन किस धारा के तहत कहा जाता है, तो याद रखो 15, 16, 17। 15 के तहत गठन, राज्य सूचना आयोग का गठन धारा 15। ठीक है, राज्य सूचना अधिकारियों के पदावधि का सेवा और शर्तें धारा 16। ठीक है, राज्य सूचना अधिकारियों के पदावधि व सेवा और शर्तें का उल्लेख धारा 16, और इनको हटाया जाना, पद का अवधि और शर्त बताएंगे 16 के तहत, और अगर ये नहीं मानते हैं तो 17 के तहत हटा देंगे। 17 मतलब खतरा, 17 मतलब खतरा है भाई इनके लिए। क्यों खतरा है? क्योंकि अगर इन शर्तों को ये पूरा ना करे तो इनको हटाया जा सकता है धारा 17 के तहत। तो बहुत ही आसान था हमारा ये धाराएं, है ना, सेक्शन। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को हटाने का प्रावधान किस धारा में है, तो धारा 17 में। तो केंद्रीय के लिए 12, 13, 14 याद रखना है, वैसे राज्य वाले के लिए 15, 16, 17 याद रखना है। सेम कहानी है, जहां केंद्र सूचना आयोग का गठन, पद अवधि और शर्तें और हटाया जाना बताया गया, वहीं राज्य वाले के लिए धारा 15, 16 और 17 सेम कंडीशन है। सेम कंडीशन राज्य वाले के लिए है धारा 15, 16 और 17। ठीक है, आ रहा है समझ में? आ रहा है कि नहीं समझ में? आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, सूचना आयोग की शक्तियों का उल्लेख। तो धारा 17 तक तो पढ़ लिए थे, और अध्याय 4 में ही दिया हुआ, अध्याय 4 नहीं, अध्याय 5 में ही सूचना आयोग के कार्य और शक्ति दिया हुआ है। कार्य और शक्ति 18, 19, 20 3 आर्टिकल। कार्य, ऊर्जा, कार्य शक्ति, है ना, ऊर्जा तो बाद में देखेंगे हम। देखो भाई, यहां पर हमने क्या क्या पढ़ा, तो यहां पर हमने पढ़ा 12, 13, 14 के बारे में, वैसे 15, 16, 17 के बारे में पढ़ लिए, वैसे 18, 19, 20 के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? 18, 19, 20। ठीक है, 18, 19, 20 बहुत ही आसान है। सूचना का अधिकार अधिनियम का क्वेश्चन आया तो गलत नहीं करना है, नहीं तो बहुत मार खाओगे। समझ गए? पीटूंगा, बता रहा हूं। सूचना आयोग की शक्तियों का उल्लेख किस धारा में है, तो ये है धारा 18। ठीक है, सूचना आयोग के शक्तियों का उल्लेख जो है वो धारा 18 में है। 18 के तहत सूचना आयोग की शक्तियों को बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा अपील का उल्लेख धारा 19 में है। अपील का उल्लेख धारा 19 में है। ठीक है, धारा 19 में है। अपील का उल्लेख कहाँ है भाई? तो धारा 19 में है, याद रखेंगे। ठीक है, अपील का उल्लेख धारा 19 में है।
ठीक है, अपील मतलब जान रहे हो ना कि अगर सूचना अधिकारी ने आपको सूचना नहीं दिया तो 30 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हो, और फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो तो 90 दिन के भीतर अपील कर सकते हो, द्वितीय अपील कर सकते हो, है ना। तो वो अपील वाला जो प्रावधान आप पढ़े होगे, 30 दिन के भीतर अपील कर सकते हो आप, या फिर 90 दूसरा अपील 90 दिन के अंदर कर सकते हो, ये धारा 19 में है। शास्ति, है ना, शास्तियों का उल्लेख जो है ये धारा 20 में है। अब ये शास्ति क्या है भाई, तो ये शास्ति वही चीज है, इसको इंग्लिश में पेनाल्टी बोलते हैं। शास्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेनाल्टी, ठीक है, क्या बोलते हैं, पेनाल्टीज। शास्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेनाल्टी। अगर कोई सूचना अधिकारी आपको सूचना नहीं दे पा रहा है, मतलब जितने दिन वो लेट करता है उतने दिन तक उसको 250 रुपए पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा, जो कि अधिकतम होगा 25,000 रुपए तक। मतलब समझ रहे हो, अगर आपको सूचना नहीं मिल रहा तो आपको 250 रुपए के हिसाब से आपको पर डे मिलना चालू हो जाएगा। बढ़िया इनकम है नहीं भाई, हाँ, 250 रुपए के हिसाब से पर डे मिलना चालू हो जाएगा, और 25,000 तक आपको मिल सकता है, अधिकतम 25,000 है। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो पेनाल्टी धारा 20 रुपए का नहीं, 250 रुपए का पेनाल्टी लगेगा भाई। धारा 20 में बताया गया है, दिमाग में सेट करो कि 250 रुपए पर डे के हिसाब से पेनाल्टी लगेगा, जो कि अधिकतम जाएगा 25,000 रुपए तक। ठीक है, धारा 20 में पेनाल्टी दिया हुआ है, 19 में अपील दिया हुआ है, और 18 में क्या दिया हुआ है, 18 में शक्तियां दिया हुआ है। तो 3 क्वेश्चन हमने फिर पढ़ लिया, है ना। और यहां पर आप देखो 12, 13, 14 आपने पढ़ा, गठन, पदावधि, शर्तें, और 14 में हटाया जाना। राज्य सूचना आयोग का गठन 15, पदावधि शर्तें 16, और 17 में हटाया जाना। ये सूचना आयोग की शक्तियां 18, 19 में अपील, और 20 में पेनाल्टी। 20 में क्या, पेनाल्टी। ठीक है, तो इस तरह से देखो 12 से 20 आप आराम से पहुंच गए। 3 से 11 तक मैंने आपको क्वेश्चन कराया है ना। कितना क्वेश्चन करेंगे, अबे पहले पढ़ तो लो, थंबनेल में नहीं देखे हो, 200 क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट, सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण किस धारा के तहत किया गया है। सद्भावना पूर्वक हम देंगे कितना, तो सद्भावना पूर्वक हम देंगे 21 रुपए का चंदा। क्या देंगे भाई, सद्भावना पूर्वक, तो सद्भावना पूर्वक हम देंगे 21 रुपए का चंदा। तो वैसी सद्भावना पूर्वक है ना, श्रद्धा पूर्वक, जैसे चंदा लेने आते नहीं है, तो बचपन में मैं देखता था कि मतलब अब उस समय क्या है ना, 11 रुपए का चंदा, 21 रुपए का चंदा बहुत बड़ी बात होती थी। ठीक है, तो लोग आते थे मांगने के लिए, तो श्रद्धा पूर्वक जो देना है दे दो, 11, 21, 51 3 कैटेगरी है ना। तो मेरे पिताजी 21 रुपए दिया करते थे, बताए ना एकदम कम ना एकदम ज्यादा। ठीक है, तो 21 याद रखना, श्रद्धा पूर्वक या सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण धारा 21। ठीक है, याद रखना धारा 21। ठीक है, पूरा धारा याद करना है। किस धारा के तहत इस अधिनियम के प्रावधानों का अध्यारोही प्रभाव का उल्लेख है। तो अध्यारोही प्रभाव, जल्दी से बताओ आंसर क्या लोगे। अध्यारोही प्रभाव, और जहां 2 के बाद 3 आ जाए, जहां 2 के बाद 3 आ जाए उसके बाद 4 होने नहीं देना है। मतलब 4 मतलब न्यायालय, न्यायालय 4 शब्दों से बना है ना, तो 2 के बाद 3 आ जाए तो याद रखना न्यायालय के, ये 4 शब्दों से बना है न्यायालय, ऐसे समझ लो 4 शब्दों से बना है, ऐसे याद कर लो। न्यायालय का हस्तक्षेप पर को रोका गया है, न्यायालय इसमें, न्यायालय की अधिकारिता को रोका गया है, न्यायालय की अधिकारिता इसमें नहीं होगी बिल्कुल। ठीक है, तो न्यायालय का अधिकारिता को वर्जित किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, न्यायालय की अधिकारिता को वर्जित किया गया है धारा 23 के तहत। तो धारा 22 में है, इस अधिनियम के प्रावधानों का प्रभाव, प्रभाव किससे दिखेगा, तो प्रभाव दिखेगा धारा 22 में। 21 में क्या दिखेगा, कार्यवाही का संरक्षण, सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण। 22 में क्या दिखेगा, तो 22 में दिखेगा आपको प्रभाव, और 23 में आपको दिखेगा कि न्यायालय का जो इस पे प्रभाव नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो धारा 23 याद रखना, अगर एग्जाम में पूछ ले न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन किस का उल्लेख कौन से धारा में है, तो 2 के बाद 3 जब आ जाए इसका मतलब 1 2 का 4 नहीं, 2 3 के बाद 4 नहीं आएगा भाई, है ना। 1 2 का 4 पढ़े हो ना, 1 2 का 4 नहीं होगा, यहाँ पे 4 आने ही नहीं मिलेगा। ठीक है,
चलो आगे बढ़े। 23 याद रखेंगे, चलो बड़ी बढ़िया, याद रखोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बता दो इस अधिनियम के प्रावधानों का कतिपय संगठनों में लागू न होने का उल्लेख किस धारा में है। तो 23 के तहत मतलब कुछ संगठनों में इस धारा का इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख, लागू ना होने का उल्लेख किस धारा में। तो 23 में न्यायालय को रोका गया है, 24 में कुछ ऐसे संगठनों में रोका गया है जहां पर विवाद हो, है ना। तो कतिपय संगठनों में लागू ना होने का उल्लेख जो है 24 में है, ठीक है। 22 में प्रभाव है, 23 में न्यायालयों की अधिकारिता पर वर्जन लगाया गया है, 24 में संगठनों में कतिपय संगठनों में लागू ना होने का उल्लेख है। तो ये हो गया 24। अब देखो अगला है मॉनिटर एवं रिपोर्ट करना, ठीक है। मॉनिटर एवं रिपोर्ट करना, तो मॉनिटर है ना, मॉनिटर करना, इसका रिपोर्ट बनाना, और रिपोर्ट बनाएंगे कितने पेज का, 25 पेज का। तो हम रिपोर्ट कितना बनाएंगे, 25 पेज का रिपोर्ट बनाएंगे। और याद रखेंगे कि धारा 25 में मॉनिटरिंग और रिपोर्ट बताया गया है, ठीक है। धारा 25 में मॉनिटरिंग और रिपोर्ट बताया गया है। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसको याद रखना, एग्जाम में काम आएगा। समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किए जाने का उल्लेख, तो जब रिपोर्ट मिल जाएगा हमारे हाथों में तो कार्यक्रम तैयार हो जाएगा कि नहीं, बोलो। अगर रिपोर्ट आपके हाथ में है तो कार्यक्रम तैयार हो जाएगा कि नहीं, बताओ। बताओ। अगर धारा 25 के तहत आपको रिपोर्ट मिल गया तो आप कार्यक्रम तैयार करोगे। धारा 26 के तहत आप क्या करोगे, कार्यक्रम तैयार करोगे। धारा 26 के तहत आप क्या करोगे, कार्यक्रम तैयार करोगे। तो आंसर आ जाएगा धारा 26, लेकिन यहीं पे खत्म नहीं होगा। धारा 26 के तहत कार्यक्रम तैयार होगा। देखो रिपोर्ट हाथ में आ गया है ना, याद रखना 25 में मॉनिटरिंग और रिपोर्ट होगा, और रिपोर्ट धारा 26 के तहत आपको क्या हो जाएगा, मिल गया अगर, तो आप क्या करोगे, कार्यक्रम तैयार करोगे। और फिर कार्यक्रम तैयार होने के बाद नियम बनाने की शक्ति जो है वो आपके पास आ जाएगा। जैसे ही आप कार्यक्रम तैयार करोगे आपके पास आ जाएगा नियम बनाने की शक्ति। और ये नियम बनाने की शक्ति जो है इसका किसी अधिकारी के पास होगा, किसी ना किसी प्राधिकारी के पास, या इस नियम बनाने की शक्ति का जो सक्षम प्राधिकारी के पास जो अधिकार है उसका उल्लेख धारा 28 में। बहुत ही आसान है, 25, 26, 27, 28। जैसे हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं संविधान में हम पढ़ते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28 में पढ़ते हैं ना, 4 आर्टिकल। वैसे यहाँ पर धारा 25, 26, 27, 28 पढ़ना है। 25 में मॉनिटरिंग और रिपोर्ट मिल गया तो उसको तैयार करेंगे, उस प्रोग्राम को तैयार करेंगे 26 के तहत। जब प्रोग्राम तैयार हो जाएगा तो 27 के तहत नियम बनाने की शक्ति हो जाएगी, है ना, आप नियम बनाओगे। और 28 के तहत नियम जब बनेंगे तो सक्षम प्राधिकारी के जो उसके अधिकार होंगे, नियम को बनाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के जो अधिकार होंगे वो 28 में होगा। और 29 में जैसे ही नियम बन जाएगा तो 29 में बताया गया है कि इस नियम को, इस प्रारूप को आप विधायिका के सामने रखोगे, वो 29 में होगा। और 30 में होगा अगर विधायिका के सामने रख दिए, जो भी कठिनाई है उसको दूर करने की शक्ति, है ना, कठिनाई दूर करने की शक्ति धारा 30 के तहत। और 31 धारा तो है भाई, और धारा 31 में क्या है, निरसन। धारा 31 में क्या है भाई, निरसन है, ठीक है। तो धारा 31 तो बहुत ही आसान है, ठीक है। धारा 31 मतलब निरसन। इसके पहले सूचना स्वातंत्र अधिनियम जो था 2002 वो इसके द्वारा निरसित कर दिया गया, उसके जगह पे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आ गया, ठीक है। इसके पहले सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम 2002 था, उसको निरसित किया गया धारा 31 के तहत। तो मैंने बोला था आपको धारा पूरा याद करा दूंगा, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये याद रखना था, ठीक है। बोलो धारा याद हुआ, हो गया भाई धारा। जिसको भी धारा याद हो गया एक बार जय हिंद लिख दो, जय हिंद, एक बार जय हिंद लिख दो फटाफट। धारा याद हो गया, एक बार जय हिंद लिख दो। चलो, नियम बनाने की समुचित शक्ति का उल्लेख, तो
नियम बनाने की समुचित शक्ति का उल्लेख 27 में, धारा 27 में। चलो, नियम बनाने के सक्षम प्राधिकारी की शक्ति का उल्लेख, नियम बनाने की समुचित शक्ति का उल्लेख धारा 27, लेकिन सक्षम प्राधिकारी का उल्लेख, इसी नियम को बनाने के लिए सक्षम प्राधिकारी का उल्लेख फटाफट बताओ, धारा 28। ओके, नेक्स्ट, निर्मित नियमों को विधायिका के समक्ष रखे जाने का प्रावधान। तो नियम बन गए हैं तो विधायिका के सामने रखना है, तो विधायिका के सामने रखेंगे धारा 29 से। विधायिका के सामने कौन सी धारा से रखेंगे? धारा 29 से। नेक्स्ट, कठिनाई को दूर करने की शक्ति का उल्लेख किस धारा में है? तो कठिनाई को दूर करने की शक्ति का उल्लेख है धारा 30 में। तो अब बहुत ही आसान है, 25, 26, 27, 28, 29, 30, है ना। मजा आ गया कि नहीं बताओ? मजा आ गया होगा, ठीक है। मजा आ गया तो जिन लोग नए जुड़े हो वीडियो को लाइक कर देना, है ना। इस अधिनियम की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? तो आप जानते हो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल 2 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 2 अनुसूचियां हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठन की सूची किस अनुसूची में है? तो जितने भी सुरक्षा संगठन है जो अनुसूची 2 में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है भाई? अनुसूची 2 में दिया हुआ है। आप जानते हो इस अनुसूची पर, अनुसूची 2 में जो भी दिया हुआ है उस पर आप आरटीआई नहीं लगा सकते। अनुसूची 2 में ही ईडी है, सीआईएसएफ है, अनुसूची 2 में ही बहुत सारी चीजें हैं अनुसूची 2 में, ठीक है। अनुसूची 2 में ही आपका बता रहा हूं, एक मिनट ना। आप धारा 24 पढ़े थे? धारा 24 में हम क्या पढ़े थे? कुछ संगठनों में ये आरटीआई जो है वो लागू नहीं होता है, कुछ संगठनों में आरटीआई लागू नहीं होता है, वो धारा 24 में था, वही अनुसूची 2 में है। अनुसूची 2 में ही है धारा 24 का डिटेलिंग, जिसमें आप जो है आसूचना ब्यूरो, मतलब आईबी पढ़े हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, है ना। इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ सुने होंगे, सीबीआई सुने होंगे, है ना, सीईआईबी सुने होंगे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सुने होंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एनएसजी कमांडो सुने होंगे आप, सुने हो? बीआरओ सुने होंगे, एनआईए सुने होंगे, एनएसजी सुने होंगे, एसपीजी सुने होंगे, समझ रहे हो? तो ये सब जो केंद्रीय संगठन हैं इन पर आरटीआई लागू नहीं होता है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है, ठीक है। तो देर की, हाँ, असम राइफल्स भी है, देश की सुरक्षा का मामला है ना। सशस्त्र बल भी इसी में आते हैं, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। असम राइफल्स भी आते हैं इसमें। तो देश की सुरक्षा का मामला है इसमें, इसलिए अनुसूची 2 में जो धारा 24 का विस्तार है, इसके तहत जो भी संगठन दिए हुए हैं इन पर आरटीआई नहीं लगता है। याद रखना, जो भी संगठनों के नाम मैंने बताए इस पर आरटीआई नहीं लगेगा, इस पर आरटीआई नहीं लगेगा। धारा 24, ठीक है, याद रखना, धारा 24। सीजी हिस्ट्री नहीं बन रहा है, करवाता हूं जल्दी, क्वेश्चन कराऊंगा सीजी हिस्ट्री का, ठीक है। चलो, यह अधिनियम कब लागू हुआ? तो आप जानते हो अधिनियम लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005। अधिनियम कब लागू हुआ भाई? 12 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2005। समुचित सरकार की परिभाषा किस धारा में है? चलो बता दो, समुचित सरकार की परिभाषा किस धारा में है? जल्दी बताओ भाई, जल्दी। समुचित सरकार की परिभाषा किस धारा में है? तो जो भी परिभाषाएं हैं वो किसमें दिया हुआ है भाई? धारा 2 में। और समुचित सरकार का अर्थ है
या समुचित सरकार से आशय है कि सूचना प्रदान करने का अंतिम उत्तरदायित्व, है ना, सूचना प्रदान करने का अंतिम उत्तरदायित्व जिसके पास है वही है समुचित सरकार। ठीक है, वही क्या, समुचित सरकार। तो सूचना प्रदान करने का अंतिम उत्तरदायित्व जिसके पास होगा वही कहलाएगा समुचित सरकार। समुचित सरकार में क्या शामिल है, तो समुचित सरकार में कौन कौन शामिल है भाई, तो समुचित सरकार में केंद्र सरकार। देखो समुचित सरकार के बारे में धारा 2A में है, याद रखना, समुचित सरकार के बारे में धारा 2A में बताया गया है। ठीक है, समुचित सरकार के बारे में धारा 2A में बताया गया है। क्या बताया गया है कि समुचित सरकार में केंद्र सरकार, संघ राज्यों की सरकार और राज्यों की सरकार ये सभी शामिल होंगे। ठीक है, ये सभी शामिल होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सक्षम प्राधिकारी से क्या अभिप्रेत है, तो धारा 2E में बताया गया है सक्षम प्राधिकारी। धारा 2E में बताया गया है सक्षम प्राधिकारी। तो सक्षम प्राधिकारी टोटल कितने लोग को याद रखना है, लगभग 7 लोगों को याद रखना है। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, मतलब विधायिका के जो प्रमुख होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, और राज्यसभा का सभापति। सभापति मतलब कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का सभापति। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मतलब सब आएंगे इसमें से। विधायिका के प्रमुख का मतलब लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति। इसके अलावा सक्षम प्राधिकारी में कौन शामिल नहीं हो सकते, तो राष्ट्रपति, राज्यपाल और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक शामिल होते हैं, कलेक्टर शामिल नहीं है। याद रखना, सक्षम प्राधिकारी में कलेक्टर शामिल नहीं है। सक्षम प्राधिकारी में के बारे में धारा 2E में बताया गया है, धारा 2E में बताया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रशासक और ये लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, दोनों। लोक प्राधिकारी की परिभाषा का उल्लेख किस धारा में है, तो मैं आपको बता दूं कि परिभाषा अगर एग्जाम में पूछ ले तो आंसर आपको धारा 2 ही लेना है। ठीक है, अगर आपको परिभाषा पूछ ले तो आपको धारा 2 ही लेना है। और लोक प्राधिकारी का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे संविधान द्वारा नियुक्त किया गया है ताकि वो सूचना दे सके। ये सूचना देने वाला अधिकारी है, सूचना देने वाला अधिकारी। ठीक है, सूचना देने का अधिकार जिसके पास है वो है लोक प्राधिकारी। ठीक है, याद रखना, सूचना देने वाला जो अधिकारी है वही है लोक प्राधिकारी। वैसे परिभाषा सब धारा 2 में ही है। लोक अधिकारी के तहत गठित निकायों में शामिल है। तो लोक अधिकारी सरकारी संस्थान का गठन कर सकता है कि गैर सरकारी संस्थान का गठन करता है कि दोनों का करता है, या दोनों का कर सकता है, बताइए। दोनों, ऑप्शन बी। बहुत सारे लोग ऑप्शन बी बोल रहे हो भाई, बहुत सारे लोग ऑप्शन बी बोल रहे हो, वाह वाह, मजा आ गया। सी, वेरी गुड। जितने लोग ऑप्शन सी बोल रहे हो बिल्कुल सही। सरकारी संस्थान और गैर सरकारी संस्थान। अभिलेख की परिभाषा किस धारा में दी गई है, तो आप जानते हो परिभाषा अगर आपको एग्जाम में पूछेगा आपको आंसर क्या लेना होगा भाई, आपको आंसर लेना होगा धारा 2। ठीक है, अभिलेख मतलब धारा 2। और अभिलेख के बारे में जो है धारा 2 में है। मतलब परिभाषा पूछेगा ना तो आपको धारा 2 ही याद रखना है। ठीक है, निम्न में से कौन सी धारा और उसका प्रावधान असुमेलित है, चलो बस पूरा धारा याद कराया हूं ना, गलत नहीं करना बिल्कुल। चलो, कौन सा धारा और उसका प्रावधान गलत है, जल्दी जल्दी देखते हैं। अभी याद कराया हूं, गलत नहीं होना चाहिए। बहुत मारूंगा, बता रहा हूं, यहीं से मारकर फेंक के मार दूंगा। धारा कौन सा गलत है इसमें से, ऑप्शन बी गलत है। क्योंकि धारा 22 का मतलब क्या होता है,
प्रभाव होता है। धारा 22 का मतलब क्या होता है भाई? तो धारा 22 का मतलब है प्रभाव। ठीक है, धारा 22 का मतलब क्या है भाई? तो धारा 22 का मतलब है प्रभाव। कैसा प्रभाव? बताओ भाई, टाइप करके तुरंत बताओ। धारा 22 का मतलब कैसा प्रभाव? अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव। धारा 22 गलत है यहां पर, क्योंकि धारा 22 का मतलब अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव है। मॉनिटर और रिपोर्ट धारा 25 के तहत, याद करो बताया था, मॉनिटरिंग करना, रिपोर्ट तैयार करना, ये धारा 25 के तहत था। तो ये वाला धारा गलत हो गया। अब देखो, आपको मैंने शुरू में धारा इसीलिए याद करवाया था ताकि आप आंसर बना सको। अभिलेख में शामिल है। अभिलेख में क्या क्या शामिल होता है? दस्तावेज, पांडुलिपि, फाइल या इनमें से कोई नहीं। तो अभिलेख में शामिल नहीं है, तो दस्तावेज, पांडुलिपि, फाइल ये सब शामिल होते हैं, इसलिए आपका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। यह अधिनियम को राष्ट्रीय स्तर में सर्वप्रथम कितने राज्यों में लागू किया गया था? तो आपको पता है सबसे पहले लागू करने वाला राज्य था 1997 में तमिलनाडु। याद रखना, इस अधिनियम को लागू करने वाला या सूचना का अधिकार अधिनियम देने वाला पहला राज्य था तमिलनाडु 1997 में। 1997 में तमिलनाडु ने पहला ऐसा राज्य था जिसने इसको लागू किया था। और इस कानून से पहले, इस अधिनियम बनने से पहले इसको 9 राज्यों में लागू कर दिया गया था। ठीक है, ये 9 राज्यों में लागू हो गया था। ठीक है, 9 राज्यों में लागू हो गया था। चलो आगे बढ़े। किस देश में तत्काल व निःशुल्क सूचना देने का प्रावधान है? तो याद रखना, सूचना का अधिकार विश्व में पहली बार 1966 में स्वीडन ने सूचना का अधिकार दिया। भारत विश्व का 12वां देश है, याद रखना, जिसने सूचना का अधिकार दिया, कानूनी रूप से सूचना का अधिकार दिया। भारत विश्व का 12वां देश है। पहला देश था स्वीडन। पहला देश है स्वीडन जिसने सूचना का अधिकार दिया अपने नागरिकों को, और इसी देश में तत्काल व निःशुल्क सूचना देने का प्रावधान है। हमारे यहाँ भारत जो है, इसने ये विश्व का 12वां देश है जिसने इसको लागू किया, कानून के माध्यम से लागू किया। सूचना के अधिकार के उद्देश्य में क्या सही नहीं है? भ्रष्टाचार को रोकना, सरकार का दक्ष प्रचालन सुनिश्चित करना, लोकतंत्रात्मक आदर्श की संप्रभुता को बनाए रखना, ये सब उद्देश्य है। क्या उद्देश्य नहीं है पूछा है? तो जनता की गरीबी दूर करना। ये सूचना लेने से या सूचना देने से जनता की गरीबी दूर होगी, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है सूचना का अधिकार अधिनियम का। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार रुके, सरकार प्रॉपर काम करे, लोगों का नजर भी सरकार के कार्यों पर हो, इसलिए सूचना का अधिकार दिया गया है। ठीक है, ना कि गरीबी दूर करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? गरीबी दूर करना इसका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। नागरिकों को कौन सी शक्तियां प्राप्त है? बताओ, इस अधिनियम के तहत नागरिकों को कौन सी शक्तियां प्राप्त है? सरकार से कोई भी सूचना, सरकारी निर्णय के प्रति सूचना, सरकारी दस्तावेजों का निरीक्षण करना, तो ये सभी प्राप्त हैं। जितने लोग आंसर बोल रहे हो ये सभी, वेरी गुड। जितने लोग आंसर बोल रहे हो ये सभी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। है ना, ये सभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सूचना के अधिकार पर पारित नहीं होता। क्या पारित नहीं होता सूचना के अधिकार पर? जल्दी से बता दो आंसर। सूचना के अधिकार पर क्या पारित नहीं होता? सरकारी निर्णय के प्रति सूचना प्राप्त करना, निरीक्षण करना, ये दोनों पारित होता है। गोपनीयता अधिनियम 1923 ये पारित नहीं होता है, याद रखेंगे। गोपनीयता अधिनियम 1923 ये पारित नहीं होता है। ठीक है, ये पारित नहीं होता है। नेक्स्ट, यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रता से संबंधित है तो कब तक सूचना आपूर्ति की जाएगी? अगर किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित होगी ना, तो 48 घंटों के भीतर सूचना मिलना जरूरी है।
मतलब सूचना अधिकारी का ये कर्तव्य होगा, मतलब कि वो 48 घंटे में आपको सूचना प्रदान कर दे। ठीक है, तो कब तक सूचना आपूर्ति की जाएगी? तो सूचना अधिकारी 48 घंटे के भीतर सूचना प्रदान करेगा, 48 घंटों के भीतर। सूचना न देने पर संबंधित लोक प्राधिकारी को अर्थदंड हो सकता है। तो बताया ना मैंने, अगर कोई सूचना प्राधिकारी है वो सूचना नहीं दे रहा है तो 250 रुपए पर डे के हिसाब से उसको क्या देना पड़ेगा? पेनाल्टी देना पड़ेगा। और पेनाल्टी धारा 20 में है, मैंने बताया था ना, धारा 20 का मतलब है पेनाल्टी। धारा 20 का मतलब है पेनाल्टी, और पेनाल्टी देना होगा 250 रुपए पर डे के हिसाब से। ठीक है, ग्रामीण विकास आजीविका के लिए जो लोग वेट कर रहे थे, है ना, ग्रामीण विकास में मनरेगा और जो भी योजनाएं थी उसका पीडीएफ और क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है। आजीविका में भी भारतीय कृषि का जो टॉपिक था वो मैंने अपलोड कर दिया है। ये मेरा चौथा क्लास है, इसको लेकर सूचना का अधिकार। टोटल 11 चैप्टर हैं ग्रामीण विकास आजीविका को मिलाकर, और अभी 10-12 दिन बाकी भी है। 10 दिन नहीं बाकी है क्या? 8-7 दिन बाकी है। एक एक करके मैं करा दूंगा, तो है ना, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा आपको। ठीक है, पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, पूरा ऑब्जेक्टिव के थ्रू। थ्योरी तो हम आपको पढ़ाया ही गया है, जोरदार तरीके, शानदार तरीके से थ्योरी पढ़ाया गया हमारे द्वारा, लेकिन मतलब मेरी टीम ने। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव मैं आपको इसलिए कराता हूं ताकि जो भी डाउट है, जो चीजें थ्योरी क्लास में छूट गई है, वो सारा चीज आप कहां से कवर कर लो, यहां से कवर कर लो। और अगर आप थ्योरी नहीं भी पढ़े हो, अगर आप थ्योरी नहीं भी पढ़े हो तो आप ऑब्जेक्टिव पढ़ लोगे ना, उसके बाद आपके लिए थ्योरी एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, आप जान रहे होगे, समझ रहे होगे कि मैं एमसीक्यू सीरीज पे फोकस क्यों करता हूं ज्यादा, क्योंकि एमसीक्यू सीरीज के थ्रू जो है आपका थ्योरी याद करना बहुत आसान हो जाता है। सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क कितना होता है? तो अगर आपको सूचना प्राप्त करना है, फटाफट बताओ, आवेदन शुल्क कितना होगा? सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन शुल्क कितना होता है? बता दो भाई। 7 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए या 30 रुपए? 7 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए या 30 रुपए? जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा। 10 रुपए। ओके, ये तो आंसर सबको पता है, लिखकर बता दे रहे हो। एक टाइम पे सोचा था, पता है मैं, कि जितने भी कोर्स होंगे ना हमारे ऑनलाइन कोर्स, उसको क्या करेंगे हम, पता है, उसका प्राइस ना हम लोग 10 रुपए कर देंगे, पता है। लेकिन आप समझ रहे हो हर चीजें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो एप्लीकेशन आप यूज करते हो उसका भी एक चार्ज है, पता है, उसके भी क्या लगते हैं, चार्जेस लगते हैं। ठीक है, इसलिए जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाया कि हर कोर्स 10 रुपए में हो जाए। मतलब मेरा ऐसा सोच था कि ऑनलाइन जो कोर्स है वो 10 रुपए में ला दिया जाए, पता है, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, कुछ भी तैयारी करना हो, चाहे 11th का हो, 12th का हो, JEE हो, नीट हो, कुछ भी तैयारी करना हो, PSC, व्यापम, हर चीज को किस पे ला दिया जाए, 10 रुपए पे ला दिया जाए, पता है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन जहां तक पॉसिबल हो पाया, आप जान रहे हो 199 में जो है, अभी आपको जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो आपको 199 में मिल जाता है कोर्स। ठीक है, तो यहां तक जहां तक पॉसिबल हो पाया था उतना मैंने कर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क किन्हें नहीं देना चाहिए, नहीं देना होगा, है ना, किसको आवेदन शुल्क देने की जरूरत नहीं पड़ेगी? मतलब वो 10 रुपए तो है, लेकिन कौन से ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको वो 10 रुपए भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं करना है 10 रुपए? कितना कर दूं? 2000 कर दूं? बताओ। 199 से 1999 कर दे क्या कोर्स का रेट? बताओ। अरे हो गया यार, अब क्या है, 1999 कर देंगे। ठीक है, फिर क्या है, पैसा ही पैसा हो जाएगा, फिर पढ़ाने का मन नहीं करेगा ना, इसलिए 199 ही रहने दो, बताए। आ जाओ आ जाओ,
सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्तियों को नहीं लगेगा। गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्तियों को ये नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन अभिलेख में सम्मिलित होगा। क्या क्या सम्मिलित होगा भाई? सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन अभिलेख में क्या क्या सम्मिलित होगा? चलो जल्दी जल्दी बताओ पढ़ के। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन अभिलेख में कोई दस्तावेज, हस्तलेख, मिसल, माइक्रोफिल्म, दस्तावेज की फैक्सिमाइल नकल और उकेरी हुई छवि, कोई उद्धरण, ये सब जो है शामिल होगा। तो ये आएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी बता रहे हो। जय माता दी। सूचना प्राप्त करने के लिए सीडी या फ्लॉपी के लिए कितने रुपए की राशि देनी होगी? अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना चाहिए, सीडी फ्लॉपी में चाहिए, तो कितना रुपए देना होगा? 50 रुपए, 10 रुपए, 30 रुपए या 2 रुपए? वेरी गुड, 50 रुपए देना होगा, या तो फिर जितना मांग करेंगे, है ना, वास्तविक खर्च के लिए जितना मांग करेंगे उतना देना होगा। सामान्यतः प्रथम अपील को अपील की प्राप्ति के कितने दिन के भीतर निस्तारित किया जाएगा? कितने दिन के भीतर आपके अपील को जो है प्रथम अपील का निर्णय दिया जाएगा? बताओ। सामान्यतः जो अपील किया जाएगा, ठीक है, सामान्यतः जो अपील करोगे, ठीक है, सूचना प्राप्त होने के लिए 30 दिन के भीतर, ठीक है, कितना? 30 दिन के भीतर निस्तारित किया जाएगा। वेरी गुड, 30 दिन के भीतर। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार को से अभिप्रेत इस अधिनियम तहत पहुंचने योग्य सूचना का अधिकार है जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या नियंत्रित किया जाता है, परंतु इस अधिकारों में क्या शामिल नहीं है? क्वेश्चन ना आराम से पढ़ना जरूरी होता है एग्जाम में ना। आपका जो एग्जाम आप देने जा रहे हो, आप पहले भी एग्जाम दे चुके हो, एक्सपीरियंस्ड हो, जो पहली बार एग्जाम दिला रहे हो, याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आराम से पढ़ना, डरना नहीं, हड़बड़ाना नहीं, बिल्कुल भी देख, रिलैक्स, चिल। हाँ, तो इन अधिकारों में क्या शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है वो है दस्तावेजों या अभिलेखों को बरामद या जब्त करना। ठीक है, इसमें क्या शामिल नहीं है? दस्तावेज या अभिलेख को बरामद करना या जब्त करना। ठीक है, आप फोटोकॉपी प्राप्त कर सकते हो, निरीक्षण कर सकते हो, लेकिन उसको बरामद या जब्त नहीं कर सकते। प्रमाणित नमूने भी ले सकते हो। नेक्स्ट, आवेदक को सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध की कौन सी भाषा में किया जा सकता है? मतलब आपको सूचना कौन सी भाषा में आप प्राप्त कर सकते हो, किस भाषा में आप अनुरोध कर सकते हो, मेरे को इसी भाषा में दे दो भाई, मेरी जानकारी मेरे को जो चाहिए। तो या तो हिंदी, या तो इंग्लिश, या तो शासकीय कोई भाषा है ना। जैसे हमारे यहाँ की शासकीय भाषा अगर छत्तीसगढ़ी है तो छत्तीसगढ़ी में आप ले सकते हो। ठीक है, ऐसा जहां जहां शासकीय भाषा प्रयोग होता है। जो व्यक्ति सूचना प्राप्त करना चाहता है कौन से साधन से निवेदन करेगा? जो व्यक्ति सूचना प्राप्त करना चाहता है कौन से साधन से निवेदन करेगा? मौखिक अथवा गूंगा होने की दशा में इशारों के द्वारा, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक साधन से, टेलीफोन या मोबाइल द्वारा, या उपरोक्त में से किसी भी साधन से? बताइए कौन सा साधन? 65 नंबर का क्वेश्चन है। वेरी गुड। हाँ भाई, आंसर क्या लोगे वो भी तो बता दो यार, आंसर बताते नहीं हो, कैसे करते हो? आंसर नहीं बताओगे तो कैसे बनेगा? सबके सब सही आंसर बताओगे? हर आंसर में डी नहीं होता, हर आंसर में डी नहीं होता भाई। इसका आंसर लिखित या इलेक्ट्रॉनिक साधन से। इसका आंसर क्या है? लिखित या इलेक्ट्रॉनिक साधन से। राज्य मुख्य सूचना आयोग और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति विधिवत गठित समिति की अनुशंसा पर किसके द्वारा की जाएगी? तो अगर राज्य की बात होगी ना, जब राज्य की बात होगी ना, तो आंसर लेना होगा क्या? राज्य की बात होगी तो आंसर लेना होगा राज्यपाल। यहीं पर केंद्र की बात होगी तो आंसर लोगे राष्ट्रपति। ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूं। अगर राज्य के बारे में बोलेगा तो आंसर राज्यपाल लेंगे, और केंद्र के बारे में बोलेगा तो आंसर राष्ट्रपति लेना है। ठीक है। क्या सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन किया गया है? न्यायालयों की अधिकारिता पर वर्जित है कि नहीं, ये बताओ। न्यायालयों की अधिकारिता वर्जित है कि नहीं, और है तो कौन से धारा में है, नहीं है तो कौन से धारा में? वर्जित है।
नहीं है, पढ़े नहीं हो बे बैलो। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा रहा था। धारा का नाम बताओ, कौन से धारा, नंबर बताओ धारा का, धारा जल्दी बोलो। बस आंसर बी बता रहे हो, हाँ वर्जित है। धारा नहीं बता पा रहा है कोई भी इतने सारे लोग में। नहीं हो पाएगा, हो गया ठीक है। धारा 23, धारा 23 में 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 नहीं आने देंगे वाला बताया था ना। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन धारा 12 के अंतर्गत कौन करेगा? तो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन धारा 12 में दिया हुआ है, उसके पदावधि शर्तें धारा 13 में दिया हुआ है, उसको हटाया जाना धारा 14 में दिया हुआ है, लेकिन गठन कौन करेगा? तो अगर हम बात करें केंद्रीय सूचना आयोग का, तो गठन केंद्र सरकार करेगी। अगर केंद्रीय सूचना आयोग बोले तो गठन केंद्र सरकार करती है। कोई व्यक्ति एक बार मुख्य सूचना आयुक्त पद से सेवा निवृत्त हो गया तो उसके बाद वो कितनी बार इस पद को पा सकता है, फिर से बन सकता है? तो अगर कोई एक बार मुख्य सूचना आयुक्त का पद से रिटायर हो जाए तो वो उसके बाद कभी नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको बनने का मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, 0 बार। कोई व्यक्ति, अच्छा सूचना आयुक्त बन सकता है, मुख्य सूचना आयुक्त 10 लोग होते हैं सूचना आयुक्त में और एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, तो जो लीडर होता है वो दोबारा नहीं बन पाएगा, लेकिन सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त बन सकते हैं। कोई व्यक्ति निम्नलिखित में से किसके विषय में सूचना प्राप्त कर सकता है? आंतरिक सुरक्षा, मंत्रिमंडल, बाह्य सुरक्षा नहीं, सिक्योरिटी के मामले में तो नहीं कर सकता, जन कल्याण के मामले में प्राप्त कर सकता है। तो आंसर लोगे आप क्या? जन कल्याण। ठीक है, आंसर क्या लोगे आप? जन कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त, सबको कमेंट करना है, वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? जब तक आंसर नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, पहले ही बता दे रहा हूं। जब तक मेरे को आंसर नहीं मिलेगा ना, इस बार आगे नहीं बढ़ूंगा मैं, तुरंत मेरे को आंसर मिलेगा तभी आगे बढ़ूंगा। बताओ भाई, आंसर नहीं बताओगे आगे नहीं बढ़ने वाला। वर्तमान में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना भाई, एग्जाम में आ सकता है कि वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। तुरंत आंसर बताओगे तभी आगे बढ़ूंगा भाई, नहीं इतना ही बढ़ने वाला। पंद्रह 1500 लोग में 1600 हो गए। इतने सारे लोगों में एक के पास भी आंसर नहीं है। पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त दीपक संधू, बिल्कुल सही आंसर है ये तो, लेकिन हीरालाल समरिया, बहुत सारे लोग आंसर बता दिए, हीरालाल समरिया। ठीक है, वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरालाल समरिया। और पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? ये तो पहला महिला पूछा है। पहले मुख्य सूचना आयुक्त कमेंट करके बताओ। केंद्रीय सूचना आयोग में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो आप जानते हो, केंद्रीय सूचना आयोग हो, राज्य सूचना आयोग हो, 10 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों के लिए नियुक्त के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं हो सकता? तो कौन शामिल नहीं हो सकता? राष्ट्रपति शामिल नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, एक कैबिनेट मंत्री जो प्रधानमंत्री नामित करे, तो ये 3 लोग इस समिति में होते हैं। अगर मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करनी है, उनको अपॉइंट करना है, तो उनके लिए एक समिति बनाई जाएगी और उस समिति में प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता या सबसे बड़े दल का नेता और एक कैबिनेट मंत्री होना जरूरी है, जो कि प्रधानमंत्री बताएगा, राष्ट्रपति नहीं होते इसमें। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? अगर मुख्य सूचना आयुक्त को हटाना है या अन्य सूचना आयुक्त को हटाना है तो उसके पद से राष्ट्रपति हटा सकते हैं उसको।
कौन हटा सकते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, सुप्रीम कोर्ट अगर उनकी जांच करे और जांच में सही पाए कि हाँ ये असमर्थ हैं, ये इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है, अधिनियम का उल्लंघन किया है, कदाचार का दोषी पाया गया है, ठीक है, सदाचार का उल्टा होता है कदाचार, तो फिर अगर ये जांच में सही पाया गया तो फिर राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। ऑप्शन सी। केंद्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? बहुत ही आसान है, केंद्रीय सूचना आयोग आएगा प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत, ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय। नेक्स्ट, मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन और भत्ते किसके समान होते हैं? तो अगर मुख्य सूचना आयुक्त है तो आप जानते हो चुनाव कौन कराता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन भत्ता मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होता है। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो अभी तक केंद्र वाला पढ़ रहे थे, तो केंद्र में राष्ट्रपति करता है, तो राज्य में कौन करेगा? राज्य में राज्यपाल करेगा। केंद्र में अगर राष्ट्रपति करता है तो राज्य में कौन करेगा? राज्य में करेगा राज्यपाल, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ, तो केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल। स्वतंत्र सूचना अधिनियम कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 2002 में, और सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 31 के तहत इसका निरसन कर दिया गया है ना, इसको शून्य कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय सूचना के अधिकार के दायरे में आता है? स्वायत्त नियंत्रण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, अनुसंधान और विश्लेषण विंग। तो ये सब सुरक्षा से रिलेटेड है ना। सुरक्षा से रिलेटेड कोई भी डिपार्टमेंट होगा वो सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं आएगा, और इसके दायरे में नहीं आएगा इसलिए इस ऑफिस से, इन ऑफिस से आप सूचना प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, रॉ हो, ठीक है, बीएसएफ हो, असम राइफल्स हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, ये सब अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार के अधिनियम के तहत अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो जाए, अगर वो सूचना देने में असफल हो जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे क्या कहा जाएगा? जल्दी बता दो भाई। अवमानना कहा जाएगा, सूचना स्थिर कहा जाएगा, समय समाप्त कहा जाएगा, या मनित अस्वीकृति कहा जाएगा? चलो जल्दी से बताओ आंसर। बहुत सारे लोग आंसर बी बोल रहे हैं जो कि गलत है। आंसर होगा मनित अस्वीकृति। ऐसा मान लिया जाएगा कि वो जानबूझ के नहीं देना चाह रहा है, मनित अस्वीकृति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना की परिभाषा में नहीं आएगा? तो सूचना की परिभाषा में कार्य पुस्तिकाएं, परिपत्र, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयोजित डेटा सामग्री सब आएगा, लेकिन जो प्रक्रिया में है, जो भी फाइल प्रोसेस में है ना, जैसे ऑपरेशन सिंदूर का फाइल प्रोसेस में है तो आप उसका सूचना नहीं निकाल सकते। तो वैसे भी आर्मी पे तो लगता नहीं है सूचना का अधिकार। तो प्रक्रिया के में फाइल सूचनाएं जो होंगी, जो प्रोसेस में, ऐसे फाइल जो प्रोसेस में है वो नहीं आएंगे। याद रखना, प्रोसेस में आने वाले, प्रोसेस में रहने वाले फाइल नहीं आते। यदि सीपीआईओ पर आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत जुर्माना लग सकता है, तो अगर मुख्य सूचना आयुक्त पर जुर्माना लग सकता है तो अधिकतम राशि क्या होगी? अधिकतम राशि होगी 25,000 रुपए। वेरी गुड। 250 रुपए पर डे के हिसाब से अधिकतम 25,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है उसके ऊपर। नेक्स्ट, किस धारा के अंतर्गत सूचना मांगने का प्रावधान है? तो अगर आप किसी डिपार्टमेंट से सूचना निकालना चाहते हो, किसी व्यक्ति के बारे में सूचना जानना चाहते हो कि वो उस नौकरी पर कैसे पहुंचा, कुछ भी हो, तो आप धारा 6(1) का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? धारा 6(1). दिमाग में सेट रखना, धारा 6(1). नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में सत्य नहीं है? बताओ क्या सत्य नहीं है, मतलब गलत वाला पूछा है।
जल्दी से बताओ 84 नंबर गए क्वेश्चन का आंसर क्या गलत है। ठीक है, जल्दी से बोल दो भाई, आंसर बोल दो, मजा आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से आंसर बोलना। आरटीआई के पीछे का उद्देश्य सरकारी कार्यक्रमों में पारदर्शिता बनाए रखना है। आरटीआई नागरिकों को सशक्त बनाने की कुंजी है। सरकारी इकाइयों में भ्रष्टाचार को रोकना आरटीआई अधिनियम का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मतलब लास्ट वाला गलत होगा। विनियमित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार नीति आयोग की नियुक्ति करता है, ये गलत है। तो गलत पॉइंट ही पूछा था। आंसर लोगे क्या आप? ऑप्शन डी। आंसर क्या ले लोगे आप? ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना आयुक्त को कौन निलंबित कर सकता है? सस्पेंड करने का काम कौन कर सकता है? तो कोई सूचना आयुक्त है, अगर उसको सस्पेंड करना है तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, ये तीनों कर सकते हैं। उपरोक्त सभी, याद रखना, ये तीनों सूचना आयुक्त को निलंबित कर सकते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, ये तीनों निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कंप्लीट होने के बाद एप्लीकेशन में भी डल जाएगा। पीडीएफ आप याद रखिएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हमारे एप्लीकेशन में जो भी ऑब्जेक्टिव कोर्स है, चाहे वो एडीओ का हो, परिचारक का हो, पुलिस का हो, या फिर एडीओ, परिचारक, पुलिस, जो भी आपके सिलेबस में, जैसे ये वाला फाइल, ये वाला पीडीएफ जो है एडीओ में ही जाएगा क्योंकि ये एडीओ के सिलेबस में है। लेकिन अगर आपका सीजीपीएससी हो, व्यापम हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव कोर्स मैंने एप्लीकेशन में इसीलिए अलग से बनाया है। पहले क्या होता था ना, पिछले सालों की अगर हम बात करें तो पहले ऐसा होता था कि हम पढ़ा देते थे और उसके बाद उसका पीडीएफ ही नहीं अपलोड करते थे। तो बहुत शिकायतें रहती थी कि सर आप तो पीडीएफ देते ही नहीं हो, बस पढ़ाते जाते हो, पीडीएफ नहीं दोगे तो रिवीजन कैसे करेंगे। इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव कोर्स बनाया। क्यों? क्योंकि ये कोर्स अगर रहेगा तो एक जगह पीडीएफ जाता रहेगा, पता है। ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्टिव कोर्स बनाया, अलग अलग कहाँ भेजते रहेंगे, फिर बाद में का बाद हो जाता है। इस कारण जैसे आपका छत्तीसगढ़ का जीके तो ये सब में आएगा, तो सब में डल जाएगा एक ही बार में, है ना। तो ऐसा सॉल्यूशन मैंने इसीलिए बनाया है। ठीक, तो पीडीएफ के लिए अब चिंता करने वाली बात ही नहीं है। एप्लीकेशन में जाओ, जो भी ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ आपको चाहिए, चाहे वो यूट्यूब पे क्लास चल रही हो, चाहे वो एप्लीकेशन पे चल रही हो, पूरा लाइन से आपको पीडीएफ और क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, इससे दो फायदे हुए हैं। एक तो अब कोई परेशान भी नहीं करता है कि सर पीडीएफ दे दीजिए करके, है ना। जिसको भी पीडीएफ चाहिए, ऑब्जेक्टिव कोर्स ज्वाइन करके रखे हुए हैं, पीडीएफ वहां से मिल जाता है। और मेरा भी जो है वर्कलोड थोड़ा सा कम हो गया है। आरटीआई अधिनियम 13 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ, गलत। ये 12 अक्टूबर से लागू हुआ था भाई। कोई भी नागरिक एक सार्वजनिक प्राधिकरण, सरकारी और निजी से जाकर अनुरोध कर सकता है। पूछी गई जानकारी का उत्तर 30 दिनों के भीतर दिया जा सकता है। आरटीआई आवेदन के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए नाम मात्र का आवेदन शुल्क देना पड़ता है। 30 दिनों के भीतर जानकारी आपको मिलती है। ठीक है, इसके अलावा मतलब वो सब में से तो नहीं ले सकता जानकारी, इसलिए गलत है। जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदक को केंद्रीय विभागों के लिए सूचना के प्रति पेज का 10 रुपए देना होता है, नहीं। तो यहां पर आंसर आ रहा है कौन कौन सा सही नहीं है पूछा था। तो पहला गलत है, दूसरा गलत है, पांचवा गलत है। 1, 2 और 5 गलत हैं। गलत पूछा था, मतलब ऑप्शन ए आएगा। समुचित सरकार के वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धि से कम सीमा तक कार्यक्रम तैयार करता है। उपलब्धि से कम सीमा तक, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आरटीआई अधिनियम के अनुसूची 2 में शामिल है? आरटीआई का अधिनियम 2005 जिसकी अनुसूची 2 जो धारा 24 का विस्तार है, धारा 24 कतिपय संगठनों में लागू नहीं होना बताया था ना, धारा 24 कुछ संगठनों में आरटीआई 2005 लागू नहीं होता है। बीएसएफ, सीआरपीएफ, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी, ये तीनों इसमें अनुसूची 2 में उपरोक्त सभी ये सब शामिल है। अनुसूची 2 में ये सब आएंगे, है ना। ऑप्शन डी बता रहे हो आप लोग भी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी, वेरी गुड। चलो, निम्नलिखित में से
कौन सा आरटीआई अधिनियम के तहत 2005 के तहत सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा? लॉग बुक, फाइल नोटिंग, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में डेटा सामग्री या परिपत्र। तो आप जानते हो फाइल नोटिंग है, अगर कोई फाइल प्रोसेस में है तो वो नहीं आता इस परिभाषा में, उससे आप जानकारी नहीं ले सकते। सूचना के अधिकारी सूचना नहीं देने पर प्रतिदिन कितना जुर्माना देंगे? एकदम आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में आ गया तो आप भी बना लोगे। 250 रुपए पर डे। किसी दस्तावेज का अवलोकन करने के लिए 1 घंटे का कितना शुल्क निर्धारित है? कोई शुल्क नहीं है, अवलोकन करने का कोई भी शुल्क नहीं है। सूचना मांगने वाला आवेदक पहला अपील किसे कर सकता है? तो पहला अपील वो करेगा मुख्य सूचना आयुक्त को। पहला अपील वो किसको करेगा? मुख्य सूचना आयुक्त को, ठीक है। और दूसरा अपील वो डायरेक्ट आयोग को करता है। पहला मुख्य सूचना आयुक्त को करता है। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आप जान, मैं आपको बताया ना, अधिनियमित का मतलब वो कब पारित हो गया, राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिल गई। तो अधिनियमित हुआ था वो 15 जून को, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम अधिनियमित हुआ था 15 जून को। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि लागू कब हुआ था, तब आपको आंसर लेना होगा लागू हुआ था ये 12 अक्टूबर को। लागू कब हुआ था? 12 अक्टूबर। सूचना अधिकार बनाने वाला पहला देश कौन था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार बनाने वाला पहला देश जो है वो था स्वीडन। सरकारी गोपनीयता कानून कब बना? तो गोपनीयता अधिनियम 1923 में बना था, इस पर आरटीआई नहीं लगता है। गोपनीयता अधिनियम 1923 बना था, इस पर आरटीआई नहीं लगता है। गोपनीय सूचना का अधिकार कौन से अधिकार से अधीन से जुड़ा हुआ है? तो भाषण देने के अधिकार और अभिव्यक्ति के अधिकार दोनों से जुड़ा हुआ है। सूचना का जो अधिकार है वो भाषण देने का अधिकार और अभिव्यक्ति के अधिकार दोनों से ही जुड़ा हुआ है। किस राज्य में सूचना प्राप्त करने का शुल्क 100 रुपए है? तो याद रखना, सिक्किम में सूचना प्राप्त करने का शुल्क 100 रुपए है। सामान्यतः कितने दिन में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपेक्षित सूचना दे दी जानी चाहिए? तो सामान्यतः 30 दिन के भीतर सूचना दे दी जानी चाहिए लोक अधिकारी के द्वारा। किसी के जीवन और मृत्यु की अगर बात हो रही हो, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? किसी के जीवन और मृत्यु की बात हो रही हो, किसी के जीवन और मृत्यु की बात हो रही हो तो उससे संबंधित सूचना कितने दिन में दी जाएगी? ठीक है, उससे संबंधित सूचना कितने दिन में दी जाएगी? बता दो भाई, इसका आंसर गलत नहीं करना है। कितने दिन में दी जाएगी? अड़तालीस घंटों में पढ़ा चुका हूं ना, इसलिए तो बन जा रहा है ना भाई। पढ़ा दिया हूं तो बनेगा ही, नहीं बनेगा बताओ? तो आंसर क्या आएगा? 48 घंटे में। अगर जीवन और मृत्यु से संबंधित सूचना है तो 48 घंटे में दी जाएगी। ठीक है, अभी समाप्त नहीं हुआ है भाई, आगे बढ़े। केंद्रीय सूचना आयोग में अधिकतम सूचना आयुक्त कितने हो सकते हैं? तो एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, एक अध्यक्ष होता है, 10 सदस्य होते हैं। तो कितने हो सकते हैं भाई? 10 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 11 मई 2005 को पारित हुआ, इसे 12 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया। तो इसमें आप आंसर ले सकते हो, क्या ले सकते हो कि हाँ 11 मई को ये लोकसभा में पारित हुआ था, तो पहला सही ले सकते हो।
इसे 12 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया, नहीं, इसको लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को, तो इसलिए दूसरा पॉइंट गलत हो गया, तो केवल एक सही है। इसमें आंसर क्या लेंगे हम, केवल ही केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना के अधिकार संविधान के कौन से भाग में शामिल है? तो आप जानते हो सूचना का अधिकार प्रभावी कब हो सकता है, जब उसको मौलिक अधिकार के तहत दिया जाए। भाग 3 मौलिक अधिकार, याद रखना, भाग 3 मौलिक अधिकार, ठीक है, भाग 3 मौलिक अधिकार याद रखना, ठीक है, हाँ, भाग 3 मौलिक अधिकार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सूचना अधिकार अधिनियम के धारा 12 के अनुसार कौन से पद के लिए नियुक्ति की जाती है? तो सूचना का अधिकार के अधिनियम धारा 12, देखो धारा 12 याद रखना, धारा 12 से मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, केंद्रीय वाला। राज्य वाला जो है ना, ये धारा 15 में है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि धारा 12 से केवल केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलो आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? चलो जल्दी से आंसर बता दो, सूचना के अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह अनुच्छेद 21(1) के अधीन जुड़ा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 19 में मत रखने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया गया है, इसके अंतर्गत दस्तावेजों अभिलेखों का निरीक्षण शामिल नहीं है, उपरोक्त सभी। तो कौन सा कथन सही है भाई इसमें से? तो इसमें आपको लग रहा होगा कौन सा कथन सही है, ऑप्शन बी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 19 में मत रखने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया गया है। सूचना का अधिकार कौन से अनुच्छेद से जुड़ा है? तो आप जानते हो सूचना का अधिकार जो है आर्टिकल 19 से जुड़ा हुआ है। आसान है ना भाई, सूचना का अधिकार किससे जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 19 से जुड़ा हुआ है। सूचना का अधिकार के अधिनियम धारा 16 के अनुसार कौन से पद के लिए नियुक्ति की जाती है? तो आप जानते हो 15-16, ठीक है, धारा 16 तो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो धारा 12-13 में है उसका, लेकिन 15-16-17 किसके लिए है, राज्य सूचना आयुक्त के लिए। तो आंसर क्या आएगा, केवल 2, केवल 2। सूचना आयुक्त के पदावधि के बारे में सही विकल्प कौन सा है? चलो बता दो, सूचना आयोग के पदावधि के बीच में कौन सा सही है? केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त 6 वर्षों के लिए पद धारण करते हैं, गलत। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त 2 वर्षों के लिए पद धारण करते हैं, गलत। दोनों सूचना आयुक्त 5 वर्ष के लिए पद धारण करते हैं। मामला गड़बड़ नहीं हो गया? 5 वर्ष के लिए पद धारण करते हैं, तो ये सही पॉइंट है। अब पूछा है सही कौन सा है, तो इनमें से कोई नहीं आएगा, मतलब ये तीनों ऑप्शन में से कोई मैच ही नहीं हो रहा है ना भाई, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। अगर कुछ मैच नहीं हो रहा है तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, फिर से सही विकल्प चुनना है। लो, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, नहीं। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, नहीं। दोनों सूचना आयुक्त की पुनर्नियुक्ति की जा सकती, अरे सॉरी, अच्छे से पढ़ो भाई, इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। लो अच्छे से मैं इसको और ठीक कर देता हूं, आप लोग इसका आंसर दो, ठीक है, क्योंकि हर आंसर को मैं ही दे दूंगा तो आप लोगों के पढ़ने का मतलब क्या होगा भाई, आप लोगों को भी आंसर देना चाहिए मेरे हिसाब से। ये लो, चलो बढ़िया, सोच समझ के इसका आंसर दो, मैं देखता हूं आप लोग इसका सही आंसर दे पा रहे हो कि नहीं। अच्छे से पढ़ो और इसका आंसर दो, सबके सबको देना है। केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, गलत।
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती, सही, नहीं की जा सकती। दोनों सूचना आयुक्त की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, गलत, केवल 2 सही है। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आएगा, केवल 2 सही हैं। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन बी बोल रहे थे बिल्कुल सही, और जिन लोग सबको गलत बोल रहे थे वो पढ़ लेते। सूचना आयुक्तों का कार्यकाल निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो सूचना आयुक्त जो होते हैं इनके कार्यकाल का निर्धारण जो है ये कौन करेगी? तो केंद्र सरकार करेगी। सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होगा इसका निर्धारण कौन करेगी? तो केंद्र सरकार करेगी। सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त पद पर नियुक्ति की पात्रता रखते हैं या नहीं? तो सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त बन सकते हैं कि नहीं, पूछा जा रहा है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त बन सकते हैं या नहीं? डी, इनमें से कोई नहीं बोल रहे हो आप लोग, देख लो भाई आंसर क्या ले रहे हो आप, इनमें से कोई नहीं, गलत। सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त की पात्रता रखते हैं। आंसर आएगा ऑप्शन ए, सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त बन सकते हैं। सूचना आयुक्त के संबंध में कौन सा कथन सही है? 60 वर्ष या प्राप्त करने के पश्चात पद धारण नहीं करते, 62 वर्ष आयु प्राप्त करने के पश्चात पद धारण नहीं कर सकते, 65 वर्ष की आयु के पश्चात पद धारण नहीं कर सकते, या सूचना आयुक्त की अधिकतम उम्र की कोई सीमा निर्धारित नहीं। याद रखना, सूचना आयुक्त भी 65 वर्ष की आयु के बाद पद धारण नहीं कर सकते। सूचना आयुक्त भी 65 वर्ष की आयु के बाद पद धारण नहीं कर सकते, याद रखना। ठीक है, चलो। सूचना के अधिकार में शामिल है सामग्री का प्रमाणित नमूना देना, किसी विदेशी सरकार से विश्वास से प्राप्त सूचना। अभी किसी दूसरे सरकार से कुछ डील हो रहा है तो वो सूचना आपको क्यों देंगे भाई? तो सूचना के अधिकार में प्रमाणित नमूना लो, बिल्कुल लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी दूसरे सरकार से, किसी दूसरे देश से जो डील हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं मिल सकती। तो केवल एक सही होगा। सूचना का अधिकार परिभाषित होने के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है? तो शुरू कहां से हुआ था ये चीज? तो शुरू हुआ था राजनारायण बनाम यूपीए सरकार, याद रखेंगे, राज नारायण बनाम यूपीए सरकार, डेट है 1976, 1976 में राजनारायण बनाम यूपीए सरकार से ये शुरू हुआ था। ठीक है, फिर एसडी सॉरी ने अभियान चलाया था, सॉरी बोल के अभियान चला दिए। यहीं से शुरू हुआ था सूचना का अधिकार का, शुरुआत यहीं से हुआ है। जैसे पंचायती राज शुरू हुआ है बलवंत राय मेहता समिति से, वैसे सूचना के अधिकार के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो अभियान एसडी सॉरी के द्वारा चलाया गया, इसकी संस्था का नाम कॉमन हाउस द्वारा चलाया गया था। यह अभियान 95 में चलाया गया था, 98 में ले हुए। राजनारायण के बाद ये सॉरी जो है ना, सॉरी एसडी सॉरी, इन्होंने अभियान चलाया था, इनकी संस्था का नाम कॉमन हाउस था। यह अभियान इन्होंने 1998 में चलाया था, ना कि 95 में। तो पूरा पॉइंट एक ही बार में समझ गया। राजनारायण बनाम यूपीए सरकार के बाद ये सूचना का अधिकार हमको मिलना चाहिए, ये हमारा अधिकार है, इसके लिए अभियान चलाया था एसडी सॉरी ने। इसका संस्था का नाम था कॉमन हाउस और ये अभियान 1998 में चलाया गया था। नेक्स्ट, एनडीए सरकार ने किसकी अध्यक्षता में सूचना अधिकार के कार्यकारी समिति का गठन किया था? तो सीधी सी बात है, जो अभियान चलाएंगे उन्हीं को बोल देंगे एनडीए सरकार, आप ही बताओ अब कैसे बनाए हम ये सूचना आयोग और कैसे काम करेगा ये चीजें। तो इनको ही नियुक्त कर दिया गया जिन्होंने अभियान चलाया था। ठीक है, एचडी सॉरी, सूचना अधिकार के संबंध में एचडी सॉरी की सिफारिशों के संबंध में सही कथन। इसके तहत जुलाई 2002 में सूचना स्वातंत्र अधिनियम संसद में पेश किया गया था। इसके तहत जुलाई 2004 में सूचना स्वातंत्र अधिनियम संसद में पेश किया गया, गलत, 2002 में। ठीक है, 2002 में पेश किया गया था। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। सूचना का अधिकार अधिनियम के पहले सूचना स्वातंत्र अधिनियम 2002 पारित हो गया था भाई, 2002 में। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन केवल एक सही है, ये आएगा। नेक्स्ट, सूचना के अधिकार के लिए व्यापक अभियान किसने चलाया था? अरविंद केजरीवाल थे, अरुणा राय, शैलेश गांधी और सुभाष अग्रवाल, ये चारों थे जिन्होंने व्यापक अभियान चलाया था। आंसर आएगा 1 2 3 4, याद रखना। एच डी सॉरी के बाद
अरविंद केजरीवाल, अरुणा राय, शैलेश गांधी, सुभाष अग्रवाल, इन चारों ने मिलकर सूचना के अधिकार के लिए जोरदार अभियान चलाया था, जिसका फल इनको मिला था, है ना भाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, 2 कार्यकाल रहा इन्होंने, ठीक है, तो बढ़िया फल मिला था इसके लिए। सूचना के अधिकार अधिनियम के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। इससे पहले राज्यसभा में पारित किया गया, गलत। तत्पश्चात लोकसभा में, गलत। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति हुई, सही। तो केवल 3 सही है। पहले लोकसभा में पारित हुआ, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति, याद रखना है। पहले राज्यसभा नहीं, पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति, याद रखेंगे। लोकसभा में 11 मई, लोकसभा में 11 मई, 12 मई को राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा में 11 मई और 2005, 12 मई को राज्यसभा और 15 जून को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। इसके अलावा लागू हुआ ये, है ना, ये अधिनियम लागू हुआ था, बहुत जल्दी लागू हो गया था, 12 अक्टूबर 2005। उसी साल में मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, मतलब समझ रहे हो, एक ही साल में लोकसभा राज्यसभा पारित होने के बाद राष्ट्रपति का स्वीकृति भी मिल गया, उसी साल 12 अक्टूबर को ये लागू भी हो गया, ठीक है। तो पहले राज्यसभा में हुआ था क्या? नहीं, पहले लोकसभा में पारित होगा, फिर राज्यसभा में पारित हुआ था। पर ऐसा नहीं है कि कोई विधेयक पहले राज्यसभा में पारित होने के बाद लोकसभा में पारित नहीं हो सकता है, लेकिन ये अधिनियम जो है ना, पहले लोकसभा में पारित हुआ था, फिर राज्यसभा में पारित हुआ, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रकृति कैसी है? ये सरकार के विरुद्ध है, हाँ बिल्कुल, सरकार को अपना डेटा देना पड़ रहा है, सरकार के विरुद्ध है ना, सरकार को इससे दिक्कत है। जनता के पक्ष में, बिल्कुल, जनता को डेटा मिल रहा है, जनता के पक्ष में, तो सीधी सी बात है, आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, जनता के पक्ष में, इसीलिए आंसर आएगा ऑप्शन सी, ठीक है। 120 दिन बाद, हाँ याद रखना, 120 दिन बाद राष्ट्रपति की अनुमति के बाद 120 दिन बाद 12 अक्टूबर को यह लागू किया गया था। सूचना के अधिकार अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? चलो जल्दी जल्दी बता दो, कौन सा कथन गलत है, इसमें से कौन सा गलत लग रहा है भाई? ठीक है, धारा 1 विस्तार संक्षिप्त नाम, धारा 2 ठीक है, धारा 3 ठीक है, परिभाषा धारा 3 गलत, परिभाषा धारा 2 में है, जो भी परिभाषा है वो किसमें दिया हुआ है? धारा 2। सूचना का अधिकार अधिनियम में सक्षम प्राधिकारी का मतलब क्या है? तो सक्षम प्राधिकारी का मतलब है विधानसभा की दशा में विधानसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायाधीश, ग्राम पंचायत की दशा में पंचायत सरपंच। इसका कोई लेना देना ही नहीं है, 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी। सूचना के अधिकार में सूचना से क्या आशय है? इलेक्ट्रॉनिक, ईमेल, ज्ञापन, तो क्या आंसर लोगे? आंसर लोगे उपरोक्त सभी। आंसर क्या आ जाएगा? सूचना के अधिकार में सूचना का मतलब ये सब आएंगे, ठीक है, ये सभी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसी उच्च न्यायालय की दशा में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या हो सकता है? सक्षम प्राधिकारी या सूचना प्राधिकारी? देखो, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये सूचना प्राधिकारी नहीं है, ये सक्षम प्राधिकारी है, तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, केवल 1, सक्षम प्राधिकारी, सूचना प्राधिकारी नहीं, ठीक है, सक्षम प्राधिकारी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई ऐसा गैर सरकारी संगठन जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्त पोषित करता है, सूचना के अधिकार के अंतर्गत कौन सा प्राधिकारी कहलाएगा? तो अगर आपको वो क्या कर रहा है, वित्त पोषित कर रहा है, तो वो लोक प्राधिकारी कहलाएगा, याद रखना। अगर वो वित्त पोषित कर रहा है मतलब लोक प्राधिकारी कहलाएगा। आप लोग क्या आंसर ले रहे हो? ऑप्शन ए, वेरी गुड, सही तो ले रहे हो भाई। नेक्स्ट, सूचना के अधिकार अधिनियम के अधिनियम, कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन किसके संबंध में सूचना की मांग कर सकता है? दस्तावेजों या अभिलेखों के संबंध में, दस्तावेजों के निरीक्षण के संबंध में, दोनों। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब फास्ट ट्रैक ना, सब चीज पढ़ चुके हैं, फास्ट ट्रैक आंसर दो। सामग्री के प्रमाणित नमूने लेने के संबंध में सूचना का अधिकार क्या आता है? लोक प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन आता है, लोक प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन नहीं आता है, तो याद रखना ये नियंत्रणाधीन आता है, तो आंसर आएगा केवल 1 सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना के अधिकार अधिनियम में जो सूचनाएं कंप्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भंडारित होती है वह कौन सी रीति से सूचना होती है? तो वो इलेक्ट्रॉनिक रीति की सूचना होती है, वो क्या कहलाएगा?
इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकारी का कर्तव्य क्या है? सूचना के अधिकार को सुकर बनाना, सभी अभिलेखों को उचित रूप से सूचीबद्ध करना, इलेक्ट्रॉनिक सूचना को भंडारित करना, ये सभी आएगा। आंसर क्या आएगा? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम में पर व्यक्ति या थर्ड पार्टी से क्या आशय है? वह व्यक्ति जो सूचनाग्राही ना हो, वह व्यक्ति जो सूचना प्रदाता ना हो, वह व्यक्ति जो लोक सेवक हो, वो हो सकता है थर्ड पार्टी लोक सेवक हो सकता है बिल्कुल, लेकिन प्रेस में कार्यरत व्यक्ति ये नहीं आएगा। ठीक है, उस प्रेस में कार्यरत व्यक्ति ये नहीं आएगा। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। सूचना के अधिकार अधिनियम में प्रत्येक लोक प्राधिकारी अधिनियम लागू होने के 120 दिन के भीतर कौन सा कार्य नहीं करता है? सूचना के अधिकार अधिनियम में प्रत्येक लोक प्राधिकारी अधिनियम लागू होने के 120 दिन के भीतर कौन सा कार्य नहीं करता? अपने संगठन का विवरण देना, अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां, कर्तव्य निर्वहन हेतु मानदंड विहित करना, इनमें से कोई नहीं। तो इस 120 दिन के भीतर अगर ये काम नहीं करना है तो कौन सा काम करता है? ये काम करता है। 120 दिन के भीतर कौन सा कार्य करता है? तो सभी योजनाओं को प्रस्तावित व्यय और प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट का विवरण विहित करना, लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम, अन्य विशिष्टियां प्रकाशित करेगा और प्रत्येक वर्ष अद्यतन करेगा, विनिश्चित करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सुमेलित को विहित करना, ऐसे दस्तावेज जो उसके द्वारा धारित या नियंत्रणाधीन है प्रवर्गों का विवरण विहित करना, ये सारे काम करेगा। जैसे सूचना आयोग का गठन होगा 120 दिन के भीतर ये सारे काम वो करेगा, ये काम नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 131 जो है ये सब काम नहीं कर सकता, वो ये सब काम करेगा। सूचना का अधिकार अधिनियम में मॉनिटर और रिपोर्ट करने में क्या शामिल है? चलो, मॉनिटरिंग और रिपोर्ट में क्या शामिल है? जल्दी जल्दी बता दो भाई आंसर। यह रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है। यह प्रत्येक विभाग के लोक प्राधिकारी के संबंध में अपेक्षित होने पर रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट के लोक प्राधिकारी के अनुरोध की संख्या निहित होगी। ठीक है, तो याद रखना ये सभी मॉनिटरिंग और रिपोर्ट में शामिल है। मॉनिटरिंग और रिपोर्ट धारा 25 में है, याद रखना ये धारा 25 में। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्याय कल्प विनिश्चयों के लिए लोक प्राधिकारी कारण उपलब्ध कराएगा। यह कौन से धारा में है? चलो ये वाला धारा बता दो भाई, देखते हैं इतने देर से पढ़ रहे हो आंसर ले पाते हो कि नहीं, या पहले भी तो पढ़ के रखे होगे, तो अब बताना है आपको आंसर। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता पा रहे हैं। धारा 6 गलत, ये धारा 4 में है। ठीक है, किसमें है भाई? तो ये धारा 4 में है, धारा 6 नहीं, ये धारा 4 में है। धारा 4, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चले। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किन व्यक्तियों के अनुरोध पर कार्यवाही करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्ति को उचित सहायता प्रदान करेगा? कौन? केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, राज्य लोक सूचना अधिकारी, दोनों। अगर कोई व्यक्ति अनुरोध करे ना तो उनकी सहायता करने का काम इनका है, इन दोनों का है, केंद्रीय और लोक राज्य वाले दोनों का। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना अभिप्रेत करने के अनुरोध से संबंध में सही क्या है? वो लिखित माध्यम से कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर सकता है, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में कर सकता है, उपरोक्त सभी, तो सभी माध्यम से कर सकता है ना भाई। अगर आपको सूचना चाहिए तो आप लिखित में मांग सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मांग सकते हो, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में भी मांग सकते हो, और अपने यहाँ की शासकीय भाषा में भी मांग सकते हो। सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से किसी कारण को या अन्य किसी व्यक्तित्व ब्यौरे को देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो या अन्य जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो। क्या लेंगे आंसर? दोनों, ये आंसर इसका दोनों आएगा। सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से किसी कारण को या अन्य किसी व्यक्तिगत ब्यौरे को देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो, या मतलब अगर आवश्यक है तो मांगेगा,
या फिर जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो, अन्य जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो, दोनों ही कंडीशन है ना। ब्यौरा नहीं मांगा जाएगा, उसकी अपेक्षा नहीं की जाएगी। सूचना अधिकारी का क्या कर्तव्य है? अगर कोई आप सूचना मांगने गए हो तो सूचना अधिकारी का क्या कर्तव्य है? शीघ्रता से सूचना देने का प्रयास करना या विलंब से सूचना दे सकता है? तो उसका कर्तव्य है भाई कि शीघ्रता से सूचना देने का वो प्रयास करे। उसका क्या कर्तव्य है? शीघ्रता से वो सूचना देने का प्रयास करे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा सामान्य सूचना को कितने दिन में प्रदान किया जाता है? तो आप जान रहे हो सामान्य रूप से कोई सूचना है तो 30 दिन में प्रदान करने का प्रावधान है। और 48 घंटे में अगर मांगा जाए, मतलब ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसमें 48 घंटे के भीतर सूचना देना होता है? तो वो है जीवन और स्वतंत्रता संबंधी अगर सूचना है तो उसको 48 घंटे के भीतर देना होगा, ये प्रावधान है। सूचना प्राधिकारी द्वारा आवेदन अस्वीकार किए जाने के कारण के बारे में उल्लेख कौन करता है? चलो, तो सूचना अधिकारी अगर आवेदन को क्या कर दे, अस्वीकृत कर दे, तो उसको कारण, उसके कारण का उल्लेख कौन करेगा? अपीलीय अधिकारी करेगा। कौन करेगा? अपीलीय अधिकारी। सूचना देने के संबंध में कौन सा कथन सही है? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है वो 30 दिन के भीतर सूचना देगा। असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर 35 दिन के अंदर देगा। जीवन से संबंधित विषयों पर 48 घंटे के भीतर सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उपरोक्त सभी आंसर सही हैं। सभी आंसर सही है। सूचना देने के संबंध में कौन सा कथन गलत है? प्राधिकारी द्वारा यदि गलत सूचना दिया गया तो प्रति दिवस 250 रुपए जुर्माना देना होगा। प्राधिकारी द्वारा गलत सूचना देने पर अधिकतम 25,000 रुपए जुर्माना देना होगा। बिल्कुल सही। दोनों कौन सा कथन गलत है? तो कोई नहीं, क्योंकि दोनों ही पॉइंट सही हैं। गलत पूछा था ना, जो भी ऑप्शन सी बोल रहे होगे। क्यों गलत हुआ समझ में आया? इसमें गलत पूछा है, ये दोनों पॉइंट तो सही है। जब दोनों पॉइंट सही है तो आंसर सी नहीं ले सकते, आंसर लेना होगा हमको डी। ठीक है, आंसर क्या लेना होगा हमको? डी लेना होगा, जितने लोग भी सी बोल रहे होंगे। समझ गया ना मामला? ठीक है। सूचना के अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? सूचना के अधिकार के तहत 2 बार अपील किया जा सकता है। गोपनीयता अधिनियम 1923 सूचना के अधिकार पर पारित नहीं होता। देखो दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है और पहला पॉइंट भी सही है, क्योंकि पहला अपील आप 30 दिन के भीतर और दूसरा 90 दिन के भीतर कर सकते हो। 2 अपील कर सकते हो और दूसरा वाला तो फाइनल होता है निर्णय। तो गोपनीयता अधिनियम 1930 सूचना के अधिकार पर पारित नहीं होता, क्योंकि गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है देश में, तो इसलिए इस पर नहीं लगता। सूचना अधिकार की प्रक्रिया के तहत किसे बढ़ावा देने का उद्देश्य है? चलो बता दो, किसको बढ़ावा देने का उद्देश्य है? सभी ऑप्शन डी बता रहे हो आप सभी। साधारण सरल सस्ते तकनीकी उपाय, संस्थागत व्यवस्था, स्थानीय तौर पर उपलब्ध तकनीकी ज्ञान। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अन्य सूचना आयुक्त का वेतन किसके वेतन के समान होता है? तो देखो मुख्य सूचना आयुक्त का तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के जैसा होता है, लेकिन जो अन्य सूचना आयुक्त होते हैं इनका वेतन मुख्य सचिव के समान होता है। ठीक है, ये अन्य सूचना आयुक्त जो होते हैं इनका वेतन मुख्य सचिव के समान होता है। इलेक्ट्रॉनिक सूचना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? शुल्क के हेतु 50 रुपए प्रति डिस्केट नॉन से जमा करेगा। सूचना टेप या वीडियो कैसेट में उपलब्ध कराया जा सकता है। टेप या वीडियो कैसेट की वास्तविक लागत मांगे जाने पर शीघ्र जमा करना होगा। तो याद रखना कौन सा कथन गलत है पूछा है। तो 1 2 3 तीनों ही सही है। 50 रुपए इलेक्ट्रॉनिक चाहिए तो 50 रुपए देना होगा। ठीक है, सूचना टेप या वीडियो कैसेट में आपको उपलब्ध कराया जा सकता है। टेप या वीडियो कैसेट की वास्तविक लागत अगर आपसे मांगा जाए तो आपको शीघ्र जमा करना होगा। वास्तविक लागत अगर आपसे मांगा जाए, क्योंकि आपने बहुत बड़ा सूचना मांग लिया है ना, 100-200 सीडी का खर्चा आ रहा है तो फिर वो आपको ही देना होगा। 1-2 सीडी का फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसमें इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं है, इसीलिए इनमें से कोई गलत नहीं है। किसी अपराधी को पकड़ने या अपराध का अन्वेषण करने में बाधा उत्पन्न हो, मंत्रिमंडल के सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हो,
तो कौन सा सूचना प्राप्त करने की मांग नहीं कर सकता? तो इन दोनों ही कंडीशन में आप सूचना नहीं मांग सकते। अगर किसी अपराधी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो नहीं मांग सकते, और मंत्रिमंडल के सचिव और अधिकारी के विचार विमर्श को आप नहीं मांग सकते। मंत्रिमंडल किसी चीज पर विचार कर रही है, आप सूचना मांग करके पहले ही लीक कर दोगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगा, है ना? अब जैसे जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक था, अभी पहले से ही सूचना मांग लेते तो पता चल जाता आपको कि जम्मू कश्मीर राज्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बनने वाला है, अलग होने वाला है, तो लीक कर देते तो दिक्कत नहीं हो जाएगा। समझ रहे हो? इसीलिए सूचना नहीं ले सकते। सूचना के अधिकार के संबंध में नागरिक किन विषयों पर सूचना प्राप्त करने की मांग नहीं कर सकता? किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त जो सूचना है नहीं मांग सकते। किसी व्यक्ति के शारीरिक सुरक्षा या जीवन को खतरा पहुंचे तो नहीं मांग सकते। संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार के अगर बारे में बात हो तो भी आप नहीं मांग सकते। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन डी आएगा इसमें आंसर। आंसर क्या आएगा इसमें? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सूचना अधिकार के तहत कौन सी धारा अपने में पूर्ण है और इसके अतिरिक्त अन्य सभी विषयों पर सूचना दिया जाएगा? तो आप जानते हो कौन सा धारा अपने आप में पूर्ण है? तो धारा 8 जो है ना वो अपने आप में पूर्ण है। क्यों? क्योंकि धारा 8 में क्या बताया गया है? तो धारा 8 में बताया गया है कि कौन कौन से संस्थाओं को आरटीआई से छूट दिया जाएगा। तो कौन कौन से संस्थाओं को आरटीआई से छूट दिया जाएगा ये धारा 8 में बताया गया है। ठीक है, कौन कौन सी संस्थाओं को, मतलब किस किस मैटर में छूट दिया जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूं, भारत की प्रभुता एवं अखंडता के मैटर में, न्यायालय द्वारा निषिद्ध विशेषाधिकार का भंग हो रहा हो, तीसरे पक्षकार को अगर नुकसान हो, लोकहित से संबंधित ना हो, किसी विदेशी सरकार के विश्वास से संबंधित हो, शरीर सुरक्षा जीवन को खतरा पहुंचे, अपराध का अन्वेषण में बाधा हो, है ना, तो ये सारी सूचना नहीं दी जाएगी। ये अपने आप में धारा 8 अपने आप में पूर्ण है। जितना धारा 8 में बताया गया है उन मामलों में आप सूचना नहीं ले सकते। शास्ति पेनाल्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सूचना को नष्ट करने पर अधिरोपित हो सकता है। बिल्कुल, अगर सूचना को नष्ट कर दिया जाए तो पेनाल्टी लगेगा। शास्ति की कुल रकम 25,000 रुपए से अधिक नहीं होगी। हाँ, अधिकतम पेनाल्टी उस अधिकारी पर 25,000 रुपए का लगेगा। दोनों ही सही है। मुख्य सूचना आयोग के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो गलत। केंद्र सरकार द्वारा इसका गठन किया जाता है, इसके सदस्यों की संख्या 12 होती है। गलत। नियुक्ति संबंधी सिफारिश पर होती है, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा गलत। सदस्य संख्या 12 नहीं होती भाई, सदस्य संख्या 10 होती है। सदस्य संख्या 12 ना होकर कितनी होती है? 10 होती है। पृथक्करणीय सूचना के अधिकार में पृथक्करणीयता से क्या आशय है? तो याद करो, मैंने बताया था प्रकटीकरण और पृथक्करणीयता। याद आया? प्रकटीकरण और पृथक्करणीयता। तो सूचना के प्रकट किए जाने से छूट धारा 8 और पृथक्करणीयता धारा 10 में मैंने बताया था आपको। अब यहां पर उसी का आपको क्या करना है भाई? आंसर लेना है। यहां पर क्या करना है? उसी का आपको आंसर लेना है। तो पृथक्करणीयता से आशय प्रकट करने वाले भाग का सूचना दे दिया जाएगा, शेष भाग का सूचना नहीं दिया जाएगा। पृथक्करणीय नहीं है तो संपूर्ण भाग का सूचना नहीं दिया जाएगा। छांट कर सूचना भेजना, तीनों ही सही आएगा। ऑप्शन एक, दो, तीन, तीनों सही होगा। तो पर व्यक्ति को आवेदन के 5 दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा। सूचना मिलने के 10 दिन के भीतर सूचना देना होगा। अपीली सूचना अधिकारी सूचना मिलने के 40 दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा। तीनों ही पॉइंट क्या है? सही है। सही कथन पूछा था, तीनों पॉइंट सही है। मुख्य सूचना आयोग समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? गृह मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? नहीं। प्रधानमंत्री आयोग समिति में प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। सत्य कथन। इस समिति में लोकसभा के विपक्ष का नेता होता है। इस समिति में लोकसभा के दूसरे बड़े दल के नेता शामिल होते हैं। संघ मंत्रिमंडल के समूह के मंत्री शामिल होते हैं। उपरोक्त सभी तीनों ही सही है,
क्योंकि लोकसभा में जो विपक्ष का नेता है वही लोकसभा में दूसरे बड़े दल का नेता होता है, क्योंकि पहला जो सबसे बड़ा दल होगा वो तो पार्टी में है, केंद्र सरकार में है, और मंत्रिमंडल के समूह में के मंत्री शामिल होते हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री एक मंत्री को नामित कर सकता है, तो उपरोक्त सभी आएगा। मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन इसके अनुसार होता है, ये गलत। राष्ट्रपति निर्धारित करता है, मुख्य न्यायाधीश का समान होता है, गलत। इसका वेतन निर्धारित करता है राष्ट्रपति नहीं, केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। केवल एक सही है, वाह मस्त क्वेश्चन था। केवल एक ही सही है यहाँ पर भाई, देख लो यहाँ पर केवल एक ही सही हो रहा है। केंद्रीय सूचना आयोग को अध्यक्ष पद की शपथ कौन दिलाएगा? जो नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति। राज्य में राज्यपाल, केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल। मुख्य सूचना आयुक्त अपना इस्तीफा किसको देगा? जो इसको नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। बस केवल एक सही है, अपना त्याग पत्र सबको देने की जरूरत ही नहीं है। राष्ट्रपति अगर नियुक्त किया है तो राष्ट्रपति, और राज्यपाल राज्य में नियुक्त करता है तो राज्यपाल को राज्य वाले। मुख्य सूचना आयुक्त के पद मुक्ति के संबंध में सही कथन। राष्ट्रपति के आदेश से, साबित कदाचार से, उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए जांच से, तीनों आएगा। क्योंकि उच्चतम न्यायालय जांच करेगा, साबित हो गया कदाचार, सदाचार का उल्टा कदाचार, असमर्थता, और राष्ट्रपति आदेश कर दे हटा दो तो वो हट जाएगा। 1 2 3 तीनों सही। किन कारणों से पद से हटाया जा सकता है? दिवालिया, किसी वैतनिक नियोजन, किसी दूसरे काम से पैसा मिल रहा हो उसको, राष्ट्रपति की राय में किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया। तीनों ही कारण से उसको हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति की राय में कारण पद से हटाया मानसिक या और शारीरिक अक्षमता से जा सकता है। दोनों को राष्ट्रपति हटा सकता है, मानसिक या शारीरिक अक्षमता देखेगा ना, दोनों को हटा सकता है। योग्यता कैसी होनी चाहिए? विधि में प्रख्यात पारंगत हो, विज्ञान प्रौद्योगिकी का व्यापक ज्ञान हो, शासन प्रशासन का एक्सपीरियंस हो उसको। बिल्कुल सही, सबके सब। मुख्य सूचना आयुक्त के संदर्भ में शर्त के संबंध में सही विकल्प है। संसद का सदस्य नहीं हो सकता, वो कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, कोई व्यवसाय नहीं कर सकता, किसी भी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता, कोई वृत्ति कार्य नहीं कर सकता, किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं रह सकता। सब सही है, 1 से 6 पूरा सही है। उपरोक्त सभी आएगा आंसर, उपरोक्त सभी, सब सही है। केंद्रीय सूचना आयोग के संबंध में सही कथन। केंद्रीय सूचना आयोग के संबंध में सही कथन। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, गलत। आयोग मुंबई में है, गलत। वजाहत हबीबुल्लाह इसके वर्तमान अध्यक्ष, ये भी गलत। इनमें से कोई नहीं, ये पहले अध्यक्ष थे। वजाहत हबीबुल्लाह जो है ये केंद्रीय सूचना आयोग के पहले अध्यक्ष थे, याद रखना, ये पहले अध्यक्ष थे। इन्हीं का पूछा था, कमेंट करके बताओ कौन थे। राज्य सूचना आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सूचना आयोग राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य सूचना आयोग का गठन राज्यपाल करेगा। अरे अच्छा, आयोग है जी, आयोग। मैं सोचा राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है, आयोग का गठन राज्य सरकार करेगा। केवल 3 सही है, सुधार के पढ़ लेना। आयोग का गठन राज्य सरकार करेगी, केवल 3 सही है। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मैंने बताया, नियुक्ति की जाती है समिति की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, राज्यपाल नियुक्त करता है ना। देखो, गठन करेगा राज्य सरकार, गठन कौन करेगा? राज्य सरकार। लेकिन नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति करेगा राज्यपाल, लेकिन वो समिति के सिफारिश पे करता है, जिसमें मुख्यमंत्री होता है, विपक्ष के दल का नेता होता है, और कौन होता है? मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक मंत्री, ठीक है। तो ए और बी दोनों सही है। राज्य सूचना आयोग समिति के संबंध में मुख्यमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है, गृह मंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है, विधानसभा का विपक्ष का नेता इसके सदस्य होता है। 1 और 3 सही है, विपक्ष का नेता इसमें होगा, तो 1 और 3, ठीक है। अब केंद्र में राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाया गया है, तो आप समझ रहे हो उसके पास ये अधिकार है कि जब भी केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाएगा तो उसको भी बुलाया जाएगा, ठीक है ना। 1 और 3। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल द्वारा सीधे तौर पर पद से हटाए जाने का आधार है दिवालिया होना, किसी और जगह से पैसा कमा रहा है, शारीरिक रूप से अक्षम है, और कहीं और से भी पैसा कमा रहा है वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर हो गई तो उसको
राज्यपाल तत्काल प्रभाव से हटा सकता है। केंद्र में राष्ट्रपति हटाता है, राज्य में राज्यपाल हटाता है। सिंपल सा चीज है। राज्य, अभी पूरा क्वेश्चन देखो राज्य के लिए। राज्य सूचना आयोग मतलब राज्य जब भी सोचो ना तो अपने छत्तीसगढ़ को याद करो, और केंद्र अगर बोल रहे हो तो पूरे भारत को सोचो। केंद्र का मतलब पूरा भारत, राज्य मतलब सिर्फ छत्तीसगढ़ सोचो, मतलब हर राज्य है लेकिन हम तो अपने राज्य का सोचेंगे। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में योग्यता का मापदंड क्या होगा? तो वो होगा विधि में प्रख्यात, समाज सेवा में प्रख्यात, पत्रकारिता का अनुभव हो तो उसको बना दिया जाएगा सूचना आयुक्त। राज्य सूचना आयुक्त संसद का सदस्य नहीं हो सकता, बिल्कुल सही। कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए, व्यवसाय नहीं होना चाहिए, वृत्ति कार्य नहीं कर सकता। चारों ऑप्शन सही, चारों ही ऑप्शन इसमें क्या है? सही है। सूचना के आयोग के शक्ति एवं कार्य के संबंध में सही विकल्प। सूचना अधिकारी आवेदन स्वीकार करने से इनकार करते हैं तो इनके जांच की कार्यवाही की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। या जांच की कार्यवाही नहीं की जा सकती, गलत। अगर सूचना अधिकारी आवेदन स्वीकार नहीं करे तो उसका जांच किया जा सकता है, केवल एक सही है। किसके संबंध में सूचना आयोग द्वारा जांच प्रारंभ किया जा सकता है? जांच के लिए युक्तियुक्त आधार होना चाहिए, ठीक है। जांच के लिए युक्तियुक्त आधार होना चाहिए, केवल दस्तावेज से नहीं होगा, ठीक है। केवल दस्तावेज से नहीं होगा, जांच के लिए युक्तियुक्त आधार होना चाहिए कि हाँ उसने मना किया है, ऐसा। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल इसका आंसर ले सकते हो, किसी से गलत नहीं होगा मेरे ख्याल से, कोई गलत नहीं करेगा मेरे ख्याल से। राज्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ के पहले राज्य सूचना आयुक्त कौन थे और वर्तमान कौन थे वो भी कमेंट करके बताना है। वर्तमान के राज्य सूचना आयुक्त पहले कौन थे? एस.के. विजयवर्गीय, ये छत्तीसगढ़ के थे। केंद्र वाला वजाहत हबीबुल्ला बताया ना, पहली महिला संधू है ना, और वर्तमान में हीरालाल समरिया, एस.के. विजयवर्गीय है ना। वर्तमान में कौन है बताओ भाई? सूचना अधिकार के धारा 19 में किन बातों का उल्लेख है? इसमें अपीली अधिकार दिया गया है। प्रथम सूचना अधिकारी द्वारा निश्चित समय पर सूचना नहीं देने पर अपील किया जा सकता है, अपूर्ण सूचना देने पर अपील किया जा सकता है, अपूर्ण सूचना की स्थिति में 45 दिन के भीतर अपील किया जा सकता है। ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि 30 दिन के भीतर अपील किया जा सकता है, 30 दिन। आंसर आएगा 1 2 3 सही है, 45 नहीं 30 दिन। सूचना अधिकार के संबंध में अपील के संबंध में द्वितीय अपील 90 दिन के भीतर किया जा सकता है। 90 दिनों की अवधि समाप्ति के पश्चात अपील ग्रहण नहीं किया गया तो अपीलार्थी अपील करने के पर्याप्त कारणों से निवारित हुआ हो, अंतिम निर्णय होता है द्वितीय अपील के बाद। कौन सा कथन गलत है? तो केवल 2 गलत है, केवल 2 गलत है। पहला सही है, 90 दिन के भीतर कर सकते हैं। ऑप्शन गलत है, केवल 2 ही गलत है ना, पहला सही है। केंद्रीय सूचना आयोग क्योंकि पहला अपील जो है ना, सॉरी दूसरा अपील 90 दिनों के अंदर किया जाएगा, इसलिए पहला पॉइंट सही है। केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय यथास्थिति में अबाध्यकर होता है, अबाध्यकर। अपील के तहत लोक प्राधिकरण से किन उपायों की उपेक्षा की जाएगी? अपील के तहत सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना यदि विशिष्ट प्रारूप में ऐसा अनुरोध किया जाए। अगर आप अपील करते हो तो बिल्कुल मिलेगा। कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित किया जा सकता है, आप बोलोगे प्रकाशित हो जाएगा। अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना, ये भी सही है। तीनों ही पॉइंट आपका सही है, आएगा आंसर 1 2 3, तीनों ही सही है, 1 2 3 तीनों ही सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सूचना आयुक्त को शपथ कौन दिलाता है? तो केंद्रीय सूचना आयुक्त को नियुक्त कौन कर रहा है? राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। वैसे राज्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल, तो शपथ कौन दिलाएगा भाई? राज्यपाल। अब बताओ मजा आया कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं भाई? बताओ, आगे बढ़े क्वेश्चंस में। अभी थोड़ा टेक अ ब्रेक। और पटेल साहब क्या हालचाल है? मैं देखा ही नहीं भाई। B.Ed पटेल, ये नाम ही वैसी है कि ऐसे ही नाम रखे हो भाई? B.Ed पटेल नाम ही है कि
आकाश भी है। हम्म। सब के सब पहुंचे हुए, एग्जाम आ गए हैं मतलब। ठीक है ठीक है। कुछ लोगों का नाम याद हो गया है। जय माता दी, हाँ। नवीन भी है। ठीक है भाई, ठीक है। फास्ट में कुछ समझ में नहीं आया, पढ़ के रखा करो। क्लास में इतना डिटेलिंग में आपको सूचना का अधिकार अधिनियम पढ़ाया गया है, रिवीजन नहीं किए हो? अच्छा, वेद पटेल है। ठीक है। उसको मैं बीएड पटेल पढ़ रहा था, ये बीएड क्या है भाई, वेद पटेल। वो वेद पटेल। ठीक ठीक। अंजलि साहू। और शीत जांगड़े। श्वेता। हाँ, ये सब नाम तो अब याद हो गया है। चुटकू। गुड इवनिंग। रिवीजन है ना सब कुछ? काजल। काजल लगाते हो कि नहीं भाई? इन नाम के विपरीत काम करते हो। बिलासपुर में हो? चलो बढ़िया है। तो ये वेद पटेल का नाम आज से बीएड पटेल है भाई। सब लोग बीएड बोलना। हाँ, द्वितीय अपील 90 दिन के अंदर कर सकते हैं। और वो निर्णय अंतिम होता है, उसके बाद कारण बता के भी कर सकते हैं, 90 दिन के बाद भी कारण बता के। मैं तो ठीक हूँ भाई। जोरदार, शानदार, जबरदस्त हूँ बिल्कुल। और सब चीज बढ़िया भी चल रहा है। और आप लोगों के लिए जो है, आप देख रहे हो, पता है एक समय पे ऑनलाइन कोर्स का रेट आज भी, आज भी आप ऑनलाइन कोर्स अगर लो तो 2000 से प्लस में ही मिलेगा, 2000 से 20,000, 30,000। कहीं कहीं पर तो मैं देखता हूँ कि ऑनलाइन कोर्स का रेट 40, 50,000 तक है, पता है। बहुत दुख होता है ये चीज देखकर। पुलिस का बैच कितने में मिल जाएगा? 199। अभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। तो बीच में क्या है, मैं सोचा 5 मिनट आप लोग से बातचीत कर लिया जाए। ऐसा ना हो कि बस सर तो अपने ही मजे में धुन है बिल्कुल, पढ़ाया जा रहे हैं उड़ा उड़ा के। आशा। बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा है सर, आपके एमसीक्यूज से। हम्म। आपका उपकार नहीं भूलेंगे सर। हाँ, भूलना भी नहीं चाहिए। बस यार सिलेक्शन दे दो यार, है ना? सिलेक्शन दे दो इस बार। एकदम एडीओ हो, परिचारक हो, सीजी पुलिस हो, बिल्कुल आग लगा दो, बताए। ठीक है, बिल्कुल आग लगा दो। इस बार मैं सोचा हूँ जो लोग सेलेक्ट होंगे ना, उनको हम लोग ना युवा का जो टी शर्ट है ना, वो देंगे, बताए, बढ़िया। युवा का टी शर्ट देंगे, बढ़िया गिफ्ट विफ्ट रेडी रखेंगे इस बार। एडीओ में जिन लोग सिलेक्शन होंगे ना, उन लोग के लिए और बढ़िया बढ़िया गिफ्ट रखेंगे, एकदम जोरदार, बताए। खुश हो जाओगे बिल्कुल। बढ़िया एडीओ में सिलेक्शन दे दो यार। 200 पोस्ट है, कितना पोस्ट है एडीओ में? आबकारी में है 200 पोस्ट, है ना? एडीओ में कितना पोस्ट है भाई, 200 ही है क्या? एडीओ एग्जाम के बाद परिचारक में आओगे ऑफलाइन, ठीक है, बढ़िया है। आ जाओ। परिचारक का फीस ऑफलाइन का कम कर दिया है ना मैंने, 5,000 था उसको 3,000 कर दिया है। और आबकारी आरक्षक भी 16 जून से चालू हो जाएगा, उसका फीस 999 ही रहेगा। और हमारे चैनल का 5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं भाई। ठीक है। बहुत प्रमोट किए हो भाई चैनल को, है ना? मस्त शेयर किए हो लगता है।
इसीलिए आज जो है लाइव में 2000 तक बच्चे जो है लाइव रहते हैं, पहुंच जाते हैं 2000 लोग, और 1500 1400 1500 लोग तो लास्ट तक देखते ही है लाइव क्लास। दूसरा अपील 100 रुपए के शुल्क के साथ 90 दिन बाद। ठीक है बंधु शिवम सिंह। एडीओ भी 200 है ना, 200 में 200 सेलेक्ट हो जाओ यार, पता है 200 के 200 पोस्ट निकाल के दे दो, पता है एकेडमी को। बस अब इसी चीज का उम्मीद है, पता है कि एक ऐसा एग्जाम हो जिसमें पूरा सिलेक्शन जो है ना हमारे एकेडमी से हो जाए, बस इतना ही चाहिए बस। अच्छा हाइट में टांग दिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीजी पुलिस में नहीं हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हुआ जिनका सीजी पुलिस में नौकरी नहीं लगा, बहुत अच्छी बात है, बताए क्यों अच्छी बात है। अरे बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है भाई पुलिस का जो जॉब है। अच्छा रिलैक्स जॉब निकालो यार, बढ़िया कोई व्यापम का पहले पोस्ट निकाल लो, एडीओ हो परिचारक हो, कोई पोस्ट निकालो, उसका तैयारी करते करते पीएससी निकाल लो, डिप्टी कलेक्टर बन जाओ और ऊंचा ओहदा मिल जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं तो तहसीलदार बन जाओ, एक तहसीलदार का भी बहुत रोल होता है भाई, है ना, नायब तहसीलदार भी बन जाओगे तो बहुत रोल रहेगा। समझ रहे हो। चलो हाँ, तो आज मेरे मतलब मेरे को जो चाहिए था वो मिल गया, 1000 लाइक चाहिए होता है मेरे को एक वीडियो, अगर मैं अपना समय दे रहा हूँ आपको 2 घंटे का 3 घंटे का, तो 1000 लाइक तो चाहिए, वो मिल जा रहा है बस। आपके एकेडमी का सब पोस्ट ले लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे सर। अबे ये ऐसा मत सोचो ना कि आप एप्लीकेशन से कोर्स लिए हो तभी आप हमसे पढ़ रहे हो, अगर आप यूट्यूब के थ्रू एमसीक्यू सीरीज से भी पढ़ रहे हो तो भी आपको हेल्प तो मिल रहा है ना, तो भी आप एकेडमी का ही हिस्सा होगे। अगर आप एप्लीकेशन से पढ़ रहे हो तो भी, और यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो भी आप एकेडमी का हिस्सा ही हो। ठीक है, ऐसा मत सोचो। और जो लोग ऐसा सोचते हैं तो फिर आप जो है जहां से कोर्स लिए हो वहीं से पढ़ो फिर, अगर ऐसा है तो। मेरे हिसाब से तो ऐसा सोच होना चाहिए कि हम एकेडमी से चाहे कोर्स खरीदे हो चाहे ना खरीदे हो, अगर हम यूट्यूब से भी एमसीक्यू के थ्रू पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरा जो योगदान है आपके सिलेक्शन में, है ना, अगर मेरा कुछ भी थोड़ा भी योगदान है आपके सिलेक्शन में तो आप हमारे एकेडमी का ही हिस्सा होगे। ठीक है, चलो तो आज का लास्ट क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको। सूचना के अधिकार अधिनियम के धारा 20 में किन बातों का उल्लेख है। सूचना के अधिकार अधिनियम के धारा 20 में किन बातों का उल्लेख है। इसमें पेनाल्टी अधिरूपण का उल्लेख है। इसमें सद्भावना पूर्वक सूचना देने से इनकार करने पर पेनाल्टी अधिरूपित की जा सकती है। जानबूझकर गलत या अर्थपूर्ण सूचना देने पर पेनाल्टी की जा सकती है। प्रत्येक दिन के लिए 100 रुपए पेनाल्टी दिया जाएगा, गलत, ऑप्शन सी सही होगा। चौथा पॉइंट गलत है, प्रत्येक दिन के लिए 250 रुपए पेनाल्टी दिया जाएगा, है ना, 250 रुपए। तो आज का क्लास यहां पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय माता दी। दोस्तों क्लास कैसा रहा जरूर बताइएगा, और क्लास को लाइक जरूर करना है, शेयर भी करना है आप सभी को। ठीक है, जय हिंद।